ही देर में, कुछ ही लम्हों में हम लाइव हुआ चाहते हैं। हमारी कनेडियन घड़ी ने सुबह के 10:30 बजा दिए और हिंदुस्तान में इस वक्त रात के 9 बजा चाहते हैं। और चलिए साहब, हम लाइव हो गए। हमारे मेहमान भी आ चुके हैं और रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की एक यख बस्ता, जिसे कहते हैं आइसक्रीम सुबह, -8 डिग्री, मगर फील्स लाइक -14-15। अभी भी बर्फ हुमक हुमक कर पड़ रही है और पिछले कई दिनों से इतनी बर्फबारी हुई है कि इसकी गुलफशानी और फ्रीजिंग कई दिन तक चलेगी। मगर साहब, जिंदगी रवा दवा है। मुस्कुराइए, 1 घंटा 1.5 के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक संजीदा और वजादार कलमकार से हुआ चाहती है। माबाद जदीद के अहम नाक़िदीन में इनका शुमार होता है और इनका असल नाम मोहम्मद एहसानुल हक, कलमी नाम कौसर मजहरी, दुनिया कौसर मजहरी के नाम से जानती है। आप 5 अगस्त 1964 चंपारण, ईस्ट चंपारण में पैदा हुए और जनाब जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली के प्रोफेसर कौसर मजहरी मुनफरिद असलूब के जमालियाती शायर भी हैं, जो इंसानी इक़दार की शिकस्त और रेख पर से फिक्रमंद और परेशान रहते हैं और अपनी रवायत के पासदार भी हैं। आप एक गिफ्टेड तनकीद निगार हैं। बकौल शमीम हनफी, कौसर मजहरी अपने ख्यालात की सफाई और असलूब इजहार की इल्मियत और इस्तदलाल का सबूत अपनी तहरीरों से देते रहते हैं, दे चुके हैं। कौसर मजहरी हमारी नई नस्ल के संजीदा और मोतबर नक्कादों में हैं, जो मुसलसल अदब से गहरी वाबस्तगी और अदब को परखने और समझने वाली निगाह और शऊर का सबूत पेश करते रहते हैं। कोई 1.5 दर्जन किताबों के मुसन्निफ कौसर मजहरी अदब में अपनी पहचान बना चुके हैं। मेरी खुशबख्ती है कि प्रोफेसर साहब से मेरी कल्बी दोस्ती और करम फरमाई रही है, चल रही है, और आज से कोई 15 बरस पहले मेरी आवारगी पर बेशकीमत तबसरा कर चुके हैं और मुझे इन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहा था कि आवारगी जारी और सारी रखो, एक दिन गुल खिलाएगी। तो साहब गुल खिल रहे हैं और आपके सामने कौसर भाई हैं। आइए मोहतरम कौसर मजहरी भाई का इस्तकबाल इन्हीं के एक शेर से करते हैं कि आपको शायद ये अंदाजा ना हो, मुझे तो है, किस कदर राहत मिली है हल्क़े अहबाब से। वेलकम टू 144th एपिसोड ऑफ आवारगी विद दानिश। हुजूर वाला, आदाब, मिजाज गिरामी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो इससे पहले कि गुफ्त शनीद का सिलसिला दराज हो, मैं चाहता हूं कि आपकी कुछ दिलचस्प और तस्वीरें हम दोस्तों से शेयर करते चले, जो कि ये जनाब खुशामदीद साहब। ये तस्वीर आपकी माशाल्लाह बहुत पसंद की गई। टोपी हटा दी है मैंने। नहीं, अलीगढ़ होता तो लड़के जो है वो शोर मचाते कि साहब टोपी पहनिए। तो हम पूछने वाले थे कि अलीगढ़ की तस्वीर तो नहीं है। जी नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये क्यूरियस, तजस्सुस और तहय्युर से भरपूर बच्चा कौन है? ये कब की तस्वीर? मैट्रिकुलेशन के जमाने की है, मैट्रिक अच्छा पास करने के बाद। हाँ।
अच्छा, माशाल्लाह, गुड फोटो। या बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये पास कर गए जब की है? नहीं, ये तो दिल्ली की तस्वीर है, बल्कि अच्छा अच्छा। 2009-10 की तस्वीर। हाँ, जब हमने पहले पहले देखा था तो ऐसे ही देखा था। हाँ, और मैं कायल हो गया था कि आदमी शरीफ है दाढ़ी नहीं, के बगैर। असल में शराफत तो 2012 में शुरू हुई। ये माशाल्लाह, वालिद मोहतरम। वलीद मोहतरम। जी। अच्छा, नाम बताइए इनका। हम्म। मौलाना मजहरुल हक। वाह जी। वाह। तो हैं हयात अभी? नहीं नहीं, वो 40 साल हो गए। मैं अच्छा, 40 साल। मैट्रिक पास करके अभी गया था, इंटरमीडिएट में था, उसी जमाने में इंतकाल हुआ। अच्छा, अल्लाह ने गरीक रहमत करे। आमीन आमीन। भाई वाह, ये वलीमे की तस्वीर है क्या है साहब ये? नहीं नहीं, ये कश्मीर का सफर था हम्म। 2011 में। अच्छा, तो तो कश्मीर वहाँ, से ज्यादा तो ये राजस्थानी मामला लग रहा हाँ, लेकिन वहाँ ये सब घूम रहे थे ना, वो जबरदस्ती कुछ पहनाया वहाँ का, जो भी अटायर होगा, है। अच्छा और अच्छा तस्वीर खिंचवा ली। जी जी। अच्छा, गुड, अच्छी तस्वीर है। जी जी। अच्छा माशाल्लाह, ये फैमिली, फैमिली के साथ ये इंडिया गेट पर है। ये बच्चे तो बड़े हो आया गए होंगे है। अब। हम्म। अब बेटी ने एमए कर लिया है। माशाल्लाह। हम्म। और उसके बाद बड़ा बेटा है, वो सोशियोलॉजी में एमए कर रहे हैं। और उसके बाद जो छोटे हैं, ये नदवा में है, आलमियत, अच्छा माशाल्लाह। हाँ। हाफिज कुरान है, और नदवा में। जी अच्छा, इनके हवाले से, नदवा साहब वाले के हवाले से आपसे कुछ बात करेंगे बाद में। जी जी। हाँ। माशाल्लाह, ये उस वक्त की तस्वीर है जब तनकीद का बुखार शुरू हो चुका। नहीं नहीं, तनकीद का बुखार तो और पहले शुरू हो गया था। और पहले दाढ़ी इस सफेद होने वक्त, लगी। इस वक्त तक तो 7-8 किताबें आ चुकी आ चुकी थी। अच्छा, हैं। गुड। ये ज्यादा दिनों के, 6-7 साल पहले थी। अच्छा थी सर, जुरत अफकार, वाह। ये पहला तनकीदी मजामीन का मजमुआ है मेरा। जी जी। 2002 में छपी थी किताब। वहीद अख्तर और साहब, क्या बात वहीद है अख्तर साहब। साहब पे मोनोग्राफ 2008 में शाये हुआ था, साहित्य अकेडमी से। बहुत इंपॉर्टेंट। वहीद साहब को हमने जी। देखा हुआ अलीगढ़ में, हाँ, जाहिर है, आप जबरदस्त। तो अलीग हैं। हाँ, नज्म का बादशाह था। क्या बात है, जी। वाह वाह। जमील मजहरी साहब, जमील वाह वाह वाह। मजहरी, जी। ये साहित्य अकेडमी ने शाये की थी, इंतखाब 300 सफ़े की किताब है, 2011 में छपी थी। वाह। ये मौजे अदब है। तलबा के लिए किताब मैंने 91 में ये एक लिखी थी। इसके 15-16 एडिशन छप चुके जी हाँ, इस पे भी बात खुसूसी होगी। ये इतनी छपाई जो हुई है। हैं। आंख जो सोचती है नॉवेल, वाह। जी। ये नया प्रिंट है इसका, कहना चाहिए। दूसरा एडिशन आया है 20 साल के बाद। ओहो, हम्म, दूसरा एडिशन है। वेरी इंपॉर्टेंट। मंतू शनासी और शकील शकील रहमान। रहमान साहब की किताब है मनकू शनासी, उस पर जो मजामीन थे वो उसका, मरतब की थी वाह। किताब। जी। इर्तिसाम। ये इर्तिसाम के नाम से मजमुआ है मजामीन का। हम्म। एक मजमुआ जो था उसका फोटो मैं ले नहीं सकता, असल वो किताब किसी और के पास है, सीरत और मुकालमा के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट किताब हो। तो वो भूल भी गया या मंगा नहीं सका, किताब थी नहीं घर पे। या उस जी। जदीद नज्म, बहुत बहुत। खाली से मीरा जी तक। जी। हम्म। ने टिबला काम अपने बहुत बड़े बड़े किए। नया नॉवेल ये भी बहुत। हम्म, ये सेमिनार कराया था वो है। ये हम्म। शायरी का मजमुआ है, 2008 में जी छपा का था। आइंदा, ये क्या जबरदस्त नाम है साहब, वाह वाह वाह। हाँ, वो नाम पर भी बड़ी इस पर गुफ्तगू हुई थी। हाँ, बहुत अच्छा नाम, मुझे भी बहुत पसंद। हम्म। फ्यूचर ऑफ द पास्ट जो है ना, वो मगरिब में हम्म। एक बाजाब्ता एक थियरी भी रही है। फ्यूचर ऑफ द पास्ट के हवाले से काफी लिखा गया है। हम्म। जी लेकिन जी। ये किताब जब आई थी तो लोगों ने कहा कि ये कौन सा नाम। अच्छा, ये साहित्य अकेडमी ने शाये किया था, मोनोग्राफ। रहमान भी क्या साहब, क्या क्या बंदा था, जी वाह वाह वाह। जी। जी। फाइज दहलवी, मोनोग्राफ। हाँ हाँ, उर्दू अकेडमी ने शाये किया था। क्या बात है। अच्छा, ये तस्वीर मेरे पास तो है ही नहीं। अच्छा ये तस्वीर आपको मिल गई, मैं शुक्रगुजार हूँ इसका। अच्छा, ये आपका, ये तो हम जो रिसर्च कर रहे थे आप पे पीएचडी, उसकी तस्वीर ये नहीं है, वाकई नहीं मेरे पास। बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं, हम मुस्तफा भाई हमारे बड़े करीबी, बहुत ही हाँ, कल्बी जाहिर। दोस्त, अपने मुझे दोस्त कहते तो मुझे शर्म आती थी। मेरे ये उस्ताद ये जबरदस्त था।
ये तो मुझे भी पूरा ही नाम लेते थे, कौसर मजहरी साहब। हाँ बहुत तो जबरदस्त। शर्मिंदा होता था। हाँ जबरदस्त आज। मुझे ये उनका क्या इफ्तिखार था। हासिल है साहब कौसर भाई, ये बताओ कि इन्होंने हर जानने वाले पे बहुत लिखा साहब। जी। मुझ पर 2 खाका लिखा हुआ है, दो दो। अच्छा। ये तो उसकी भी बहुत, आवारगी पे भी लिखा और मजीद आवारगी पे भी। तो बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा। जी जी। अच्छा सर। इंतजार हुसैन साहब के साथ साहित्य एकेडमी एक सेमिनार चल रहा था। तो ये आप दोनों साहित्य एकेडमी से नाराज हैं, ये क्या मामला? नहीं, दोनों। कोई बहुत खराब खराब मकाला पढ़ा जा रहा होगा जाहिर। अच्छा उसके उसके लिए। हो अच्छा, आपने बहुत ही अच्छा, बचाओ बहुत जबरदस्त है। अच्छा जी। हम्म। और ये हमारे बेहद दानिश्वर बड़े नक्काद बड़े नकार, हाँ फारूकी जी। साहब हैं, और बल्कि आपके दोस्त शेख रसूल साहब। तो इन सबके। दोनों ने, आप दोनों ने इनको ऐसा दबा रखा कि ये बीच में दबे हुए हैं बिल्कुल जी। शैपर रसूल भाई दो भी दो जबरदस्त। दो दो नाकिदों के बीच में एक हाँ अच्छे तख्लीकार की ये हालत हाँ, देखिए। यही होती है। अच्छी तस्वीर है, बहुत अच्छी तस्वीर। जी हाँ। ओहो। ये हक्कानी साहब हैं, और आइंदा के नक्काद सब। हाँ, और ये वो क्या नाम है, रहमान रहमान अब्बास भाई है, हाँ। रहमान अब्बास हैं, और इधर मुश्ताक सदफ है मुश्ताक लेफ्ट सदम। में। हाँ। और ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे तहसीन मुनव्वर, इंतकाल हो गया इसी कोविड में। अच्छा अच्छा अच्छा। और हाँ तो मेरी ये इनसे उसमें थे, स्पेन जो मैगजीन अमेरिकन एम्बेसी का हाँ निकलता हाँ है, हाँ हाँ। और उस पे कॉपी एडिटर थे ये। ओहो। बहुत फाल और अच्छे दोस्त। लेकिन अच्छा। अचानक ही, अब तो जानते ही हैं कोविड का मामला कोविड कैसा ने, रहा। हाँ अल्लाह गरीक रहमत करे। आमीन। इम्पोर्टेंट तस्वीर है साहब, बहुत अच्छी, हाँ, बहुत। हाँ। ये सोकरा आपा के घर पर हम्म। एक नशिश थी, उसमें ऐनी आपा थी, और अंजुम उस्मानी साहब क्या बात, अंजुम भी भाई बहुत अच्छे हमारे दोस्त भाई अंजुम थे, भाई। अल्लाह और उनको भी निगार बड़ी आपा रहमत नीचे करे। बैठी हुई है, निगार अजीम। निगार अजीम भी हैं बैठी हुई, हाँ। जी जी। बाजी निगार अजीम। हाँ, निगार बाजी हम लोग। ओह माशाल्लाह, वेरी गुड फॉर ये तमीम अपने साहब। उस्ताद मोहतरम शमीम हनफी साहब के साथ उनके घर पर। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। मैं जब अलीगढ़ में था तो शमीम साहब उन दिनों अलीगढ़ ये आए हुए थे एज ए, क्या कहते हैं, विजिटिंग प्रोफेसर थे जी। हम्म। वाह क्या तस्वीर है, मजहर बहुत मजहर बिल्कुल। इमाम साहब के साथ। हाँ जी जी। हाँ, उनके बहुत घर बहुत ही पर। अच्छी तस्वीर है। मजहर इमाम साहब का वाक्य ये है कि मैं 784 में शायद कश्मीर ऐसे घूमने गया था। तो वहाँ हम्म। उबैद सिद्दीकी ऑल इंडिया रेडियो में थे, उनको पता चल गया, बल्कि हमने कांटेक्ट किया। तो उबैद ने एक इंटरव्यू हमारा रख दिया उसी शाम। जी जी। इमाम मजहर साहब को पता चला कि जावेद दानिश टोरंटो से यहाँ आए। तो बहुत नाराज हुए, फोन पे बात हुई तो कहने लगे नहीं, इंटरव्यू जरूरी है आपका। तो हमने कहा सर मैं जी कल जी। दोपहर जा रहा हूँ। तो कहने लगे आप एयरपोर्ट जाइए और लाउंज में आप इंतजार कीजिए, हमारा आदमी वहां आ जाएगा। अच्छा तो एयरपोर्ट अच्छा। आकर के, हाँ बहुत हम उसके एहसानमंद थे। अब बड़ा वाह। बहुत माई डियर आदमी मजर इमाम। बहुत 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 बड़ी नस्तालिक। बड़ी नश्ता है, हाँ। हम उनसे पूछते थे कि सच बताइए आप लखनऊ के नहीं तो बहुत हंसते थे। जी साहब। जाहिर है। हाँ हाँ। ओहो। ये तस्वीर हमने इसलिए लगा दी हाँ कि हाँ, आप अभी ताज़ा पूछें ताज़ा। कि हाँ, कि हजरत ने पार्टी कैसी दी थी, कि दोस्तों पे क्या खर्च किया। पार्टी पार्टी अभी बाकी है। अच्छा पार्टी अभी तक बाकी। बाकी, तो कहिए थोड़े दिन और होल्ड कर, मैं आ रहा हूँ, फिर पार्टी साथ होगी। नहीं, आप आए, बिल्कुल हाँ पार्टी हाँ, हो जाएगी माशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत अच्छा। हाँ, जावेद, हाँ, खाली जावेद मेरे भाई तो, कमरे में आए हुए थे। हाँ। इन्होंने वो इनका किताब इंटरव्यू वगैरह बड़ा दी। अच्छा हुआ, खाली जावेद का बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ था। हाँ, मैं तो था उसमें, हाँ सुन उसमें रहा थे था। आप, हाँ हाँ, बहुत अच्छे। माशाल्लाह। ये कोई मुशायरा। जामिया के एक मुशायरे में। जी। हाँ जी हाँ जी। ये बड़ी क्यूरियस है मामला भाई, ये क्या है, ये बताइए। असल एक फाउंडेशन है मेरा, छोटा सा फाउंडेशन, और कुछ बच्चों को गांव में मैं तालीम दिलवाता हूँ। वाह। तो अभी मैं छुट्टियों में गया था, तो इनको बुलाया था स्कूल से। हाँ। तो वही है बस, तो छोटा सा ये एक कहाँ, काम चल रहा है। चंपारण में? चंपारण में अपने गांव में चंदनबारा एक बस्ती है। अंदर मारा, अच्छा अच्छा। हाँ, तो वही ये काम चल रहा है। दुआ कीजिए कि ये काम बढ़े, जरा बढ़ाना चाह रहा हूँ इसको। बिल्कुल बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, जरूरी।
और अच्छी तस्वीर है, हाँ। बच्चे भी बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, क्या बात है साहब, इस शेर पे बड़ी बातें हुई हैं। जबरदस्त। सुने सरपट हवा अब खुश भी हो जा, होले चिरागे शौक चिराग लिखता शौक। जा रहा। वाह हाँ, वाह। ये वहीं गांव में ही एक छोटी सी लाइब्रेरी भी मैंने बनाई है, वहीं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी अपनी जाती लाइब्रेरी या पब्लिक के लिए? नहीं, अभी है तो जाती, लेकिन ये पब्लिक के लिए आम हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छी बात। अच्छा साहब, बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी, तो एल्बम आपका पूरा हुआ और जबरदस्त, हमने एक सदी का सफर कर लिया। अच्छा, अभी जब बात शुरू हो जाने से पहले मेरे ख्याल में बहुत सारे दोस्त, ओहो, मसला ये है कि यार लोग लंबे लंबे कमेंट्स भी करते हैं। अच्छा तो अच्छा। देखिए, अरशद भाई सबसे पहले आ गए, जयपुर से आपको याद कर रहे हैं और कह रहे हैं इन कुतुब में जवाज़ो इंतखाब नहीं है, समझे साहब। हाँ, तो लेकिन मैंने भेजी थी शायद वो, अच्छा, वो क्या हो रह गया होगा शायद उसका। अच्छा हो सकता है अरशद भाई, मेरी माजरत के वो जवाज़ो किताब। इंतखाब में अरशद भाई शामिल है। अच्छा अच्छा, इसलिए पूछ रहे हैं हजरत। गजल की सॉरी, एंथोलॉजी है, और उस खुसूसी जमाने सॉरी। में। जी साहब। तबस्सुम सिद्दीका साहिबा आपको सलाम कह रही, अबू बकर भाई सलाम कबूल फरमाए। अली जनाब दानिश साहब हजरत कौसर मजहरी हमें जहाँ मिलिया में बीए में पढ़ाते थे, बताता चलूं हम्म। बताता चलूं कि मौसूफ मोहतरम टोपी नहीं लगाते थे और चेहरा अनवार भी दाढ़ी से महरूम था। गैर अल्लाह तबारक ताला आप दोनों साहिबान को सेहत। अच्छा भाई मेरे, जितने करम फरमा है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, आप बड़ी बातें करनी है किबला से, तो जरा कम छोटे सवाल करें। अच्छा, साई नवाज बुमरू भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कुवैत से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। और शकीब अयाज भाई देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। मोहम्मद सालेहीन हमारे मिजाह नगार हैं, कोलकाता से देख रहे हैं कि साथ साथ कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है आप शायर भी हैं और नावल नवीस भी, वरना नाकदीन से डर लगता है। मुश्ताक भाई भी आ गए, मुश्ताक सदफ आपको दोशांबे से हाँ, सलाम कह रहे हैं। और कह रहे हैं क्या कहने, कौसर भाई हमारे अहद के मुमताज अदीब और शायर, नक्काद और फिक्शन राइटर हैं, इनसे मेरी बहुत शुक्रिया बहुत सदफ साहब। बहुत सी यादें वाबिस्ता हैं। अच्छा, शकील जमाली भाई भी आ गए, सलाम अर्ज कर रहे हैं। अच्छा, रिजवान अहमद मुबारकबाद दे रहे हैं। सैयद उबैदुर रहमान, बहुत शुक्रिया। इंपॉर्टेंट नाम है, सैयद भाई उबैदुर रहमान साहब इस्लामिक हिस्ट्री पे बड़ा काम कर रहे हैं, दिल्ली में है, जी। और समझे साहब मुबारकबाद के सलाम कह रहे हैं। और जनाब हाशिम पटेल भाई मौलाना हैं मगर मेरे दोस्त हैं, और टोरंटो से मगर देख। का जवाब नहीं, हाँ, जी साहब। मगर का जवाब। लोग मुझसे पूछते हैं, इस बात पे बहुत एतराज करते हैं कि साहब आप तो थिएटर वाले हैं, ये मौलवियों से कैसे दोस्ती आपकी? जी साहब। तो मैं ये बताता हूँ कि बहुत से मौलवी भी मुझसे यही सवाल करते हैं कि जावेद भाई आपको तो मैं बड़ा शरीफ आदमी समझता था, ये शायरों के साथ आप कैसे उठते बैठते हैं? समझे साहब। ड्रामे तो क्यों करते हैं? समझे, तो हमने बताया कि भाई मुझे दोनों का किरदार लिखना पड़ता है, तो दोस्ती जाहिर दोनों है, से जाहिर। करनी पड़ती है, समझे। और जनाब हमारे दोस्त अरसलान भाई देख रहे हैं लाहौर से, ओल्ड बुक सिटी हाउस, बहुत बहुत शुक्रिया किबला। और वजीर अहमद मिसबाही देख रहे हैं, उस्ताद मोहतरम की बारगाह में सलाम पेश कर दें, आप दोनों को सलामत रखे। ओल्ड बुक सिटी फरमा रहे आदाब दोनों हजरात को। कौसर मजहरी साहब वो शख्सियत हैं जिनको पाकिस्तान की जामे में अहम मकाम हासिल है, और उनकी जदीद नज्म किताब के बगैर हिस्सा मुकम्मल नहीं होता। बहुत 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 शुक्रिया। मुबारक हो साहब, बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट लाहौर से आया है। जी और जी, बहुत हमारे शुक्रिया। अरसलान भाई के लिए बहुत सारे सवालात हैं जो कि प्रोग्राम के आखिर में करेंगे, वरना ये भाग जाएंगे, इनको देखते रहना आज का प्रोग्राम। फयाज भाई हमारे दोस्त हैं अली, और कोलकाता से देख रहे हैं और सलाम अर्ज कर रहे हैं। दोस्तों अब जरा सा संभलिए कि मैं कुछ सवालात भी लेता चलूं, और तस्वीरें हमने देख ली। तो जनाब सबसे पहले जो है, जब गुफ्त शुनीद का सिलसिला दराज हो रहा है, तो इससे पहले ये बताइए हजरत के, ये जो कोविड, एक फॉर्मूला सवाल सबों से करता हूँ कि कोविड की सीरीज जो है, अब तक मैं कहता हूँ कोविड-19 सीरीज, तो ये आपके लिए जहमत थी या रहमत? आपका तजुर्बा कैसा? देखिए, बहुत साफ लफ्जों में कहना चाहिए कि
ज़हमत ही समझ के हम लोगों ने कबूल किया था। और ज़हमत तो ज़ाहिर है कि अब कबूल करें न करें, ज़हमत होती है। रहमत होती है। और ज़ाहिर है कि दुनिया एक तेज़ रफ़्तारी के साथ कहीं जा रही है, तरक्की हो रही है, लोग अपने कामों में मसरूफ़ हैं, और अचानक एक ऐसी वबा आई है ब्रेक और उसकी लगती है। चपेट में हर रोज़, यानी रोज़ अफ़ज़ू जिसको कहते हैं, एक तरक्की होती जा रही है, बढ़ोतरी होती जा रही है। लोग वो कहते हैं ना कि अपनी अपनी यानी अपने वजूद को बचाने में लगे, हम्म। अफ़रा-तफ़री का आलम। तो इसे रहमत तो उस तरह नहीं कहेंगे। बहैसियत इंसान के दुनिया में जब हम आए हैं, तो इस तरह की जो आज़माइशें होती हैं, उनसे गुज़रना पड़ता है। फिर ये कि जब हम उस तरफ जाके गौर करते हैं कि ये जो कुछ भी है, मिन जानिबिल्लाह है, तो अल्लाह की तरफ से है, तो उसको उसी तरह कबूल करना चाहिए कि अल्लाह जिस हाल में भी हमको रखे, उसे कबूल करना है, इसलिए कि कोई और इलाज, कोई रास्ता तो है नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अल्लाह से दुआएँ माँगनी है। तो ज़हमत थी, और उसको तरह-तरह से लोगों ने इंटरप्रेट किया। किसी ने कहा कि मैंने बहुत कुछ लिखा, उसका फ़ायदा उठाया। घर में रहने का ज़्यादा मौका मिला। जो लोग घर में कम वक़्त दे पाते थे, उन्होंने ज़्यादा वक़्त दिया। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई मैंने तो इतना ज़्यादा वक़्त दिया कि घर के लोग परेशान हो, इसलिए कि आदत नहीं थी। घर में वो कम नज़र आते थे, मालूम हुआ कि बीवी बाल-बच्चों के साथ दिन भर बैठे हुए हैं। तो एक तरह से कैद की ज़िंदगी तो हो गई थी, जी हाँ। बिल्कुल बंद है। और उसके बाद ये हुआ कि पाबंदियों का ऐसा सिलसिला दराज़ हुआ कि खाने खाने के लोग मोहताज हो। तो ज़हमत तो इस तरह है कि आप याद कीजिए कि लॉकडाउन का ज़माना, और मज़दूरों का एक बड़ा काफ़िला, ओहो। और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ-जहाँ लोग काम कर रहे थे, वो सब अपने घरों की तरफ जा रहे थे। तो एक बहुत दर्दनाक। जाए-पनाह हम्म। उनको ये नज़र आई कि यहाँ तक के घरों से लोग निकाल दिया लोगों हम्म। ने, हम्म। किराएदारों को निकाला, और इस तरह की ऐसी ज़हमतें उठाई लोगों ने। सड़कों पर आप देख रहे थे कैसे लोग जा रहे थे। बल्कि उस वक़्त एक नज़्म भी हो गई थी मेरी, अ, ह हमें घर अपने जाने दो के नाम से एक नज़्म हुई थी। कोविड के जो भी तजुर्बात हो सकते थे, मुशाहिदात हो सकते थे, और ये गैर मरई ताकत जो है ना, उस उन्वान से भी एक नज़्म कही थी कि वायरस जो है ना गैर मरई है, बिल्कुल। तो उसके असरात क्या मुरतब हो रहे हैं इंसानी ज़हनों पर। तो इसको तो मैं ज़हमत ही समझता हूँ कि ज़हमत के तौर पर, ज़हमत कोई चली जाती है, आज़माइश से बाहर आता है, तो आदमी इत्मीनान का साँस लेता है। तो अब गोया लोग इत्मीनान का साँस ले रहे हैं, और ये भी खौफ, जैसे कि आपने सीरीज़ कहा, तो बेशक कुछ नहीं कर सकते कि कब वो फिर से सामने आ जाए और जी। इंसान को अपनी चपेट में ले ले। हम्म। दुआ करनी चाहिए हम सबको कि अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे। आमीन आमीन। साहब अलीज़े नजफ साहिबा देख रही हैं मीर सराय आजमगढ़ से, और आजकल इनके मज़ामीन और इनके इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा शाये हो रहे हैं, बहुत ही हुँ, अ, बहुत फ़ाल है माशाल्लाह। बहुत फ़ाल है माशाल्लाह। और फैयाज़ अहमद देख रहे हैं कोलकाता से। जनाब मुश्ताक भाई एक बहुत ही मुश्ताक सदफ ताजिकिस्तान से एक बड़ी अच्छी खबर दे रहे हैं, कह रहे हैं एक अहम खबर की इत्ला आप सबको देना चाहता हूँ कि मैं कौसर मजहरी साहब की शख्सियत और अदमी खिदमात पर एक किताब तरतीब दे रहा हूँ जो जल्द ही शाया होगी। तो जी, इसकी रॉयल्टीज जो है हम दोनों मुश्ताक सदफ से लेंगे कि अब वो वहाँ बैठे हुए इम्तियाज अहमद उस्ताद मोहतरम तामीरी जहन रखते हैं और तामीरी काम में भी काम भी करते हैं, और एक विजन रखने वाले शायर और अदीब और नक़ाद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज मियाँ, मेरे ख्याल में दिल्ली में है ना? जी, जी। जी जी। एनसीईआरटी में। एनसीआर, जी हाँ जी हाँ। अरशद अब्दुल हमीद भाई कह रहे हैं मुश्ताक सदफ भाई बहुत उम्दा खबर है, बहुत मुबारक हो। देखिए महमूद हाँ, अहमद मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, थिएटर के साथी हैं, हम जी, कहते जी। हैं नौटंकी वाले दोस्त हैं। और ये जनाब हुँ, साकी वाले शाहिद दहलवी के साहबजादे हैं जो न्यूयॉर्क में रहते हैं जी। जी, जी, जी। हमने इनसे बारहा कहा कि भाई आप अगर दिल्ली में होते तो हम टिकट लगवाते, आपको लोग टिकट देकर आपसे मिलने आते देखने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आदमी के बेटे साहब। ज़ाहिर है, ज़ाहिर। और महमूद कह रहे हैं कि आदाब मजहर कौसर मजहरी भाई, एक अंजुमन का नाम है, हम जावेद भाई मुलाकात कराने का शुक्रिया। अच्छा बहुत जी। शुक्रिया। बहुत सारे दोस्त देख रहे हैं मगर उन्होंने कमेंट नहीं किया, वो हमारे दरीचे पे खड़े हैं। तो हमारा उसूल ये है कि आप कमेंट करें तब मैं बताता हूँ मेहमान को
कि कौन आया है हमारे यहाँ। अच्छा साहब टिबला, आज आप बड़े बुर्दबार और दुनिया कह रही है कि बड़े संजीदा और बावकार प्रोफेसर हैं, बहुत सारे शागिर्द ने भी आके तारीफ कर दी, बड़ी अच्छी बात। मगर ऐसे लोगों का बचपन बड़ा शोख और शरीर हुआ करता है अक्सर। तो कुछ बताएं बचपन के बारे में। शौकी जाहिर है कि वो तो इंसानी जिबिल्लत का एक हिस्सा ही कहना चाहिए उसको, और कम ज्यादा सबके अंदर वदियत की हुई चीज होती है, उसको सिफत ही कहते हैं। और मनफी शौकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बच्चों में, खास तौर से तो शरारत के तौर पर वो शौकी जानी जाती है। बचपन और लड़कपन का मेरा जो मामला है वो तालीम के हवाले से बहुत यानी साउंड बहुत स्ट्रांग नहीं कहें, इसलिए कि पढ़ाई लिखाई से ज्यादा घर के कामों पर तवज्जो करनी होती थी। अच्छा। वालिद मोहतरम गांव की स्कूल में टीचर थे, तो वही मैं पढ़ता था, लेकिन घर के काम से फ्री होकर के तब स्कूल जाता। तो 7वीं जमात तक वहाँ पढ़ाई हुई। उसके बाद मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल बगल के गांव में था, वहाँ दाखिला हो गया मेरा। और मैं ये सब चीज़ें बतानी चाहिए कि मैं बाज़ाब्ता भैंस चराता था। और ये भी बताना ज़रूरी है कि थोड़ा सा शऊर हो गया था, पता नहीं उल्टी सीधी चीज़ें। और ये बड़ा चूँकि स्टेज है, प्लेटफॉर्म है आपका, तो मैं भैंस की पीठ पर जो बोरी रखता था बैठने के लिए, उसमें एक पेंसिल और 2-3 पेज कहीं से, वो भी किसी की कॉपी से फाड़ के रख लेता था। तो अरे कभी कोई टूटी फूटी शायरी वहां भी उस जमाने में भैंस की पीठ पर बैठ के करता। देखिए, आपने इतनी बड़ी तो बात ये बताई है कि नए लिखने अजीब व वाले गरीब भैंस तलाश करना तजुर्बा से शुरू मैं कर। गुजरा। हम्म, तो वो तस्वीर नहीं तो है साहब, कितनी इंपॉर्टेंट तस्वीर होती वो। हाँ, 1-2 तस्वीरें थी उस, लेकिन जाया हो गई, वो है नहीं। उस जमाने में ये चीजें आम नहीं थी ना, आम तस्वीर नहीं थी। खींचना खिंचवाना, हाँ। मोबाइल का था ही नहीं जमाना। हम्म। वो 72-75 की बात है, जमाने में 75 तक तो कुछ था ही नहीं, 8-10 साल 12 साल की उम्र तक ये सब चला। हम्म। तो इस तरह से बचपन लड़कपन का ज़माना था। और शरारत आपने कहा, कबड्डी खेलना, और गांव देहात में जो तरह तरह खेल होता है उसमें भी मैं शामिल होता था। हम्म। और नाच नौटंकी देखने भी जाता था बाज़ार। अच्छा। बच्चों के भैंस चराने वाले जो दोस्त होते थे, रात में बताते थे कि मैं इतने बजे, चूंकि वालिद सो जाते थे, उसके बाद ये तय होता था, मैं बाहर सोता था अपने दोस्तों के साथ, कि मैं सड़क पर आके सीटी बजाऊंगा तो निकल आना, फिर चलेंगे हम लोग फला। अरे वाह। तो रात में निकल के गए। और जाहिर है कि उस वक्त 12-13 साल 14 साल मैक्सिमम जो एज होगी, उस जमाने की बात बता रहा हूँ। और चप्पल निकाल के हाथ में, ताकि कोई आवाज। सरसराहट कोई आवाज ना हो। तो ये सब जमाना तो जाहिर है कि सबके साथ होता ही है, और उससे गुजरता है आदमी। जी हाँ। फिर धीरे धीरे संजीदगी आती गई। हम्म। शाहिद हबीब फलाही फरमा रहे हैं कि बहुत ही मालूमाती और जबरदस्त प्रोग्राम। मेरे ख्याल में शाहिद भाई लखनऊ में है, मैं अगर भूल नहीं रहा अच्छा जी। हूँ। भैया अपने मोहल्ले का नाम जरूर लिखा करें, मेरे 5,000 दोस्त हैं, तो ये मैं भूल जाता हूँ, उम्र का भी तकाजा है, भूल जाता हूँ कि कहाँ से आप देख रहे हैं। शाहिद सलाउद्दीन हक अबू सारिम भाई जो हैं, बहुत ही जी दिल्ली जी से मेरे ख्याल में देख रहे हैं, दोस्त जी हैं, जी। और कह रहे हैं कि बहुत ही अहम शख्सियत। एन ताबिश भाई भी देख रहे हैं कि कौसर साहब बावकार अच्छा अच्छा। उस्ताद मुखलिस दोस्त हैं, यकीनी तौर पर एक पुरकशिश शख्सियत। जी। बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत दूर से सलाम आया। देखिए, मॉरिशस से हमारे दोस्त डॉक्टर आसिफ देख रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जनाब अहमद रिजवान भाई हमारे दोस्त हैं और टोरंटो से देख रहे हैं। आसिफ हम्म। भाई कह रहे हैं मॉरिशस से सभी को सलाम, बिलखसूस जावेद भाई और कौसर मजरे साहब को। बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, ताशियाना, डॉक्टर ताशियाना साहिबा भी मॉरिशस से देख रही हैं और आपको सलाम कह रही हैं। तो अरे जनाब, माशा। आपने ग्रेजुएशन जो है वो साइंस यानी बॉटनी केमिस्ट्री में ऑनर्स किया था आपने, जी। और यानी अब्र क्या चीज है, हवा क्या है, ये मालूम कर रहे थे, जी जी। मगर फिर उर्दू का इश्क क्यों कर हो गया? नहीं, वो उर्दू का इश्क उस वक्त नहीं हुआ, पहले से था वो। अच्छा अच्छा। और मैं बता रहा था ना कि भैंस की पीठ पर बैठने ये वाली जो शायरी बात है, कर या, वो इश्क का बीज जो है ना, वही उसकी सीडिंग वही हो गई थी। अच्छा। शायरी मैट्रिक के आसपास आने के बाद
भुट्टो के इंतकाल के बाद 8-9 मिसरों की कोई नज़्म कही थी उस वक़्त टूटी-फूटी। वो 9th क्लास में मैं था, 79 की बात है ये। उसके बाद से फिर वो शायरी चलती रही और सिलसिला रुका नहीं था। और बीएससी के ज़माने में भी 84 में भी 83-84 का ज़माना है बीएससी का। अच्छा। उस वक़्त भी मैं शायरी कर रहा था और 84-85 में कुछ चीज़ें छपनी शुरू हो गई थी, शायरी और कभी नात, कभी इस तरह की चीज़ें। तो ये जो इश्क का मामला है वो बहुत ही पुराना, पुराना था। पुराने पुराने मरीज हैं आप। बीएससी के जी, जी। बीएससी के बाद मैं कुछ दिनों गाँव में बैठा रहा, 2 साल पढ़ाई छोड़ दी थी। ओहो। तो बड़ा ज़िगज़ैग है सफ़र। फिर कुछ दिनों पटना में बैठ कर के कमीशन की तैयारी की, सिविल सर्विसेज़ के लिए, तरह-तरह का काम करता रहा। फिर उसके बाद में मैंने उर्दू ऑनर्स का एग्ज़ाम दिया तो प्राइवेट से, तो उसमें किसी ने आके बताया कि आपने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन बहरहाल उसकी तस्दीक हो गई और पटना यूनिवर्सिटी में बाज़ाब्ता मैं एमए का जब तालिब इल्म हुआ तो गोया उर्दू में दाखिला लिया, तब वाह। बाज़ाब्ता एमए का तालिब। तो घर वालों को बताया कि मैंने उर्दू में दाखिला ले लिया है एमए में, तो ज़रा-सा ये था कि भई अब करो क्या उर्दू में। बहुत अच्छी। अच्छा साहब, अब्दुल हई साहब हमारे दोस्त, जी, जी। अब्दुल हई खान जो है देख रहे हैं, और लंबा चौड़ा तौसीफी लिख कमेंट अच्छा, आपके लिए आ गया है, वो मगर कमेंट मुझे भेज हाँ, दीजिएगा। वो सबमिट कमेंट इसमें तो सेव है, देखिएगा आप, हाँ, वो तो सेव करा दीजिए। तो देख लीजिएगा। मगर आखिर का मामला अच्छी बात कर रहे हैं कि तनकीद में खूबी यह है कि तनकीद में बेजा तारीफ और तौसीफ से गुरेज करते हैं और सेहतमंद तनकीद पर यकीन रखते हैं। बिल्कुल। शफी अयूब भाई देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं आपको, और उन्होंने भी लंबा चौड़ा कमेंट किया है कि गांव में तालीमी बेदारी के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं आप, और अभी भी आप गांव से जुड़े हुए हैं, और प्रोफेसर कौसर मजहरी का बहुत अहम रोल है। मोहसिन भाई हमारे लखनऊ से देख रहे हैं, अल्लाह मियाँ का अच्छा। कारखाना हाँ, हाँ, चलाते हैं, समझे। कारखाना चलाते हैं, ये अच्छा कहा आपने। मोहसिन मगर कह रहे हैं कि क्योंकि इनका बचपन आप ही की तरह गुजरा है, ये मलियाबाद हुँ, के आम के बागों में लगे रहते थे, समझे। हाँ, हाँ। मोहसिन कह रहे हैं भाई भैंस की पीठ पर जो जो अशआर लिखे हैं वो सुनाना होगा आज। चलिए साहब, उस तो तो भैंस के साथ रुखसत को शायरी। अच्छा, यानी आपने भैंस का जो जिक्र कर दिया, हर किसी, वो जो भैंस की पीठ वाले बड़े सवाल जवाब आ रहे हैं हमारे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, और जनाब खालिद मुबशिर भाई भी आ गए, वो भी देख रहे हैं, एहसान ताबिश देख रहे हैं। खालिद मुबशिर कह रहे हैं कि कौसर मजहरी साहब ऐद हाजिर के अहम इक़्तिदारी नक्काद हैं। बिल्कुल, माशाल्लाह, मुबारक हो। थैंक यू सो मच। हमारे सारे दोस्त और आपके चाहने वाले सब हाजिर हैं, महफिल गर्म हो चुकी है। तो हुजूर पीएचडी जामा मिल्लिया से आप करके फिर वहीं रह गए, ऐसा क्यों? दूसरी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं गए? मैं पीएचडी 93 में रजिस्ट्रेशन हुआ, 92 में असल एमए का रिज़ल्ट आते-आते काफ़ी देर हो गई थी, तो यहाँ का रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया था, तो 1 साल वेट करना पड़ा। 93 में रजिस्ट्रेशन हुआ और मैं बता दूँ कि मैं 96 के लास्ट में दरभंगा जाके हाई स्कूल जॉइन कर लिया था, पीएचडी छोड़कर। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद में यहाँ 97 में और शहबर रसूल साहब ने ख़त लिखा कि यहाँ एडहॉक की जगह आई। वो ख़त मेरे पास महफूज़ है। तो 97 में मैं यहाँ आया और 97 में मेरा और अहमद महफूज़ साहब का एडहॉक पे तकर्रुर हुआ वाह। और 98 में परमानेंट के तौर पर मैं वहाँ जॉइन किया मैंने और 2000 में यानी लेक्चरर बनने के 2000 के बाद फिर पीएचडी मेरी अवार्ड हुई। तो ये सफ़र था और इस तरह से हाई स्कूल में मैंने 5 महीने काम भी किया था, हम्म। लेकिन तबीयत वहाँ लगी नहीं, तो छोड़-छाड़ के मैं भाग आया था। हालाँकि परमानेंट जॉब थी, हाई स्कूल की अच्छा, नौकरी थी, लेकिन ये था कि चलिए रिस्क है, अल्लाह के हाथ में कहीं अल्लाह न ने कहीं जो रिस्क। प्लान किया वह, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो पीएचडी इनकम्प्लीट थी इसलिए मैं आ गया था। अलीगढ़ से असद फैसल फारूकी भाई देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं, और अब्दुल मोइज शम्स साहब, डॉक्टर साहब देख रहे हैं अलीगढ़ से, वो भी जी, आपको जी। सलाम कह रहे हैं। हाँ, वो साइंस के और बहुत। हाँ, आमिर फारूकी भाई भी देख रहे हैं, और अभी तक सलाम नहीं किया, तो हजरात कमेंट मैं जरूर करें, सलाम वरना मैं करता हूँ, नाम ले मेरा लेता पहुँचा दीजिए। हूँ। जी साहब, आमिर भाई क्योंकि दोस्त हैं इसलिए नाम ले लिया। मोहम्मद हाँ, रेहान देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं आपको। हुँ, और
देखिए साहब, बहुत इंपॉर्टेंट, रेहान साहब जो हैं वो पेरिस में है बेसिकली, और मैं पेरिस फ्रांस से कुछ दोस्तों के साथ आप साहिबान की गुफ्तगू सुन रहा हूँ। उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब को सुनना 1 दर्जन किताब पढ़ने के मुतरदिफ है। मेरा हाल में मेरा टूट कर बिखरा हुआ, जाने किस माजी का आइंदा हूं मैं। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भाई। देखिए, आप ये ना कहिएगा कि पेरिस की दोशीज़ाएं और पेरिस के बच्चे आपका ख्याल नहीं रखते। ये सब कहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अबू हुजैफा भाई भी देख रहे हैं, और जनाब आज हर कोई जो है, देखिए आप किसी बड़े आदमी को बुला लो तो कमेंट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये बड़ा मसला है। अब वो सबको पढ़ना एक अजाब है जी साहब। अबू हुजैफा भाई कह रहे हैं कि इस हफ्तावारी सिलसिले के तवस्सुत से उर्दू के बड़े यादगार अहम शख्सियात से रूबरू कराने के लिए जावेद साहब का शुक्रिया। आज का प्रोग्राम बेहद अहम है, और गया बिहार से देख रहे हैं अबू हुजैफा। थैंक यू मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे भी जरा सवाल करने दीजिए, आप लोग छोटे सवाल कीजिए। क़िबला, आपकी नज़र उर्दू तनकीद पर बड़ी गहरी है, बड़ी गिरफ्त है आपकी। 50 से ज़ायद रिसर्च पेपर्स आ चुके हैं, नामवर जरीदों में शाया हो चुके हैं। जवाज़ व इंतखाब, जदीद नज़्म, हाली से मीरा जी, जुरत अफकार, वहीद अख्तर, बाजदीद और तबसरे और क़िरत और मुकालमा वगैरह बड़ी मोतबर और कामयाब किताबें हैं। मगर बुनियादी तौर पर तो आपको मैं शरीफ आदमी समझता हूँ, तनकीद की खारदार झाड़ियों में कैसे फंस गए। हाँ, ये काम तो शुरू किया था, वही बताया ना कि शायरी शुरू की, और बहुत दिनों तक शायरी के हवाले से ही मैं, मतलब मेरी जो भी थोड़ी सी पहचान थी, ये चीज़ें छपती थी। तो फिर वो किसी मजमून के लिए मुझे कहीं से, ये कंपटीशन नहीं होता, एक यानी मुकाबला होता है मजमून नवीसी का। तो पटना से इदारे तहकीकात है, वहाँ से कुछ आया था, तो इनाम के चक्कर में मैंने मजमून लिखा साहिर लुधियानवी पर, अच्छा, और साइंस और कुरान। अरे वाह। हाँ, तो इस पे पहला इनाम दोनों में मिल गया। तो अच्छा मुझे पता नहीं, ये जैसे आदमी ग्रीडी हो जाता है ना, वो जरा सा लालच के, इसमें तो लगता है कि शायरी तो मैं कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा। फिर मजमून लिखने का सिलसिला समझिए, वहां से बीएससी के ज़माने में, बहुत जबकि अच्छा। शायरी पहले से हो रही थी, तो हम्म। मजमून नवीसी का सिलसिला वहां से 84 85 से शुरू हुआ। और धीरे धीरे कहना चाहिए कि वो मजमून नवीसी गोया ज़रूरत बनती थी। हम्म। तो उसको मैं तनकीद नहीं करता था, मजमून नवीसी मजमून निगारी करता। हम्म। बाद में अंदाज़ा हुआ कि धीरे धीरे तनकीद की तरफ मैं आ गया बाज़ार। और एमए के ज़माने में जब आया पटना यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ बड़े लोग आते थे, वहाँ खुदाबख्श लाइब्रेरी में, हाँ। और डॉक्टर आबिद रज़ा बेदार साहब डायरेक्टर थे, हम्म। और उन्होंने मतलब मुस्तकिल प्रोग्राम कराए। तो मेरी भी शिरकत होती थी वैसे सामयिक। तो वहाँ देखता था कि एक बड़ा नक्कादों का एक रोब भी होता हम्म। था। हाँ, कोई बात कही जा रही है तो वो चाहे तो माइक पर खड़ा होकर डांट दे। कुछ अपनी बात पेश कर रहा है तो उसको लोग आमन्ना सद्दकना कहते थे, समझते थे कि अरे ये तो बड़ी मोतबर बात है, प्रोफेसर मोहम्मद हसन ने ये बात कही है, फला साहब ने कही है। तो ये देख करके, और आपको मैं बताऊं नक्काद का रोब क्या था। मैं वहाँ लॉज में रहता था, जिस वक्त मैं कमीशन की तैयारी वारी कर रहा था। किशन नारंग साहब गए हुए थे खुदाबख्श लाइब्रेरी में, तो मैं 102 बुखार में, और इसमें कोई भी मुबालगा नहीं है, एक साथी को लेकर के रिक्शा पर बैठ कर के शॉल ओढ़कर मैं खुदाबख्श लाइब्रेरी गया था पहली बार नारंग साहब को देखने। ओहो। और कोने में बैठ करके उनकी तकरीर सुनी, और वाकई जो आप सब जानते हैं कि कैसे यानी मुकर्रिर थे, ओरेटर उतने अरे तो अच्छे तो। जबरदस्त। और बड़ा रोब तारी हुआ कि अरे ये तो नक्काद कुछ और ही चीज़ है। हाँ तो बिल्कुल। अंदर अंदर वो चीज़ पनप रही थी कि तनकीद की तरफ धीरे धीरे एमए करते हुए चीज़ें छपने लगी, मज़ामीन छपने लगे। फिर यहाँ का सफ़र जब हुआ, दिल्ली आने के बाद तो बाज़ाब्ता लड़ने भिड़ने लगा मैं सेमिनारों में, और हमारे मौला बख्श मरहूम दोस्त, हाँ। तो हम लोग मज़ामीन लिखते भी थे और मज़ामीन पढ़ते भी थे, और सवाल जवाब और इस तरह क्या कहना चाहिए कि एक हंगामा आराई रहती थी सेमिनारों में।
तो इस तरह से तनकीद में, और जैसे खारदार आपने कहा, तो खारदार तो है, आप किसी पर लिख रहे हैं तो आपको फिर कोई छोड़ेगा नहीं, हाँ सुनना पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर सच्चाई के साथ मतन पर मबनी कोई आप बात हो। तज़िया कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो देर सवेर लोग उसको समझ जाते हैं कि अरे इसकी बात तो सही है। हम्म, बिला वजह किसी की तारीफ नहीं करनी है, बिला वजह किसी को घसीटना नहीं है। अगर आप किसी की, यानी कहना चाहिए कि तारीफ नहीं कर रहे हैं, उसके असकाम या उसके जो नकाइस हैं उनका बयान कर रहे हैं, तो जवाज़ के साथ कीजिए, तो कोई आपकी पकड़ नहीं कर सकता। हम्म, ये सब चीज़ें हैं। फिर वो तनकीद जो, अच्छा, सालेह तनकीद का कोई जो एक तस्वुर है, वो ये इस लफ्ज़ को भी मैं बहुत अच्छा नहीं समझता। सालेह इंसान के लिए रखिए उसको, सालेह इंसान हो सकता है। आप साले नज़र आते हैं, हम कह सकते हैं, देखते ही साले नज़र आते हैं, ज़ाहिर है अंदर का मामला क्या है उसको रहने दीजिए। लेकिन सालेह तनकीद क्या बात? तनकीद जानिबदार और गैर जानिबदार आप कहते हैं, हम्म, या ये कहते हैं कि बड़ी मारूज़ी तनकीद है। मारूज। हाँ, तो साले कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं उसका मतलब सपोर्ट नहीं करता। साले को नहीं इस्तेमाल करना तनकीद के लिए। शम्स इकबाल भाई, देखिए इनकी कमी थी, शम्स भाई भी आ गए और आगे, बहुत कम प्रोग्राम में आते हैं, मसरूफ तरीन आदमी है, तो नहीं, नहीं, शम्स भाई। आजकल तो उनका वो चल रहा है ना, बुक फेयर। आजकल हाँ, बुक फेयर हाँ, तो भी वो चल तो रहा बड़े होगा, हाँ। आज ही और इनॉग्रल उम्मीद है था। कि हमारी नई किताब भी बुक फेयर में लगी होगी। और शम्स बिल्कुल भाई लगी। सलाम कह रहे हैं दिलचस्प गुफ्तगू। फरोगुल इस्लाम भाई ने लंबी चौड़ी बात कह दी, आप कह दिया उस्ताद मोहतरम को सलाम। मगर भाई मेरे फरोगुल इस्लाम भी दिल्ली से, या ये कहाँ से देख रहे हैं? दिल्ली में ही होंगे, सहाफ़ी हैं। हाँ, फरोगुल इस्लाम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सालिम भाई देख रहे हैं, कह रहे हैं प्यारी शख्सियत रूबरू। अली जे नजफ कह रही हैं कौसर साहब से एक सवाल है, उमूमी तौर पर हालिया अदबी तनकीद निगारी क्यों तज्जियाती सलाहियत से आरी नजर आती है? ये सवाल नहीं है, ये पूरा पेपर है बीबी। इसके ऊपर तो पूरा मजमून नहीं, लिखना होगा। कहिए नहीं, साहब, जवाब दीजिए। मुख्तसर जवाब ये है हाँ, कि तज़किया करने के लिए मतन को बगौर पढ़ना पड़ता है। फिर ये देखना पड़ता है कि मतन पर मतन बनाया गया है या कोई ओरिजिनल मतन है। फिर ये कि पहले इस तरह का कोई मतन अगर बनाया गया है तो उसके इंसलाकात क्या रहे, और इतनी मेहनत कोई करना नहीं चाहता। तो सरसरी तौर पर जो सामने है उसको रखा, उसकी तारीफ कर दी या उसकी तनकीद पेश कर दी। तो ये सरसरी तनकीद है, इसलिए आपने ये बात कही, और बहुत सही ये बात तो कही सही है जी, अच्छा सवाल है। कि बस वो सरसरी मजमून होता है। लेकिन अगर तज्जिया, ये एनालिटिकल स्टडी जो है, असेसमेंट जो होता है किसी भी फन पारे का, तो उसके लिए मेहनत दरकार है। और बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं। मेहनत करने से गुरेज करते हैं, या वक्त नहीं होता, आपाधापी का आलम होता है। एक लिखने वाला, एक शायर अदीब, या जो उस्ताद है किसी यूनिवर्सिटी में, तो पढ़ाने लिखाने के अलावा दूसरे काम भी बहुत होते हैं, कुछ ज़रूरी भी, कुछ गैर ज़रूरी भी। हम्म, अब ये कि कितना आपने हिर्ज़-ए-जहाँ बनाया है तनकीद को या अदब पढ़ने पढ़ाने को, असल इस पर इसका इन्हिसार है। अगर आपने ओढ़ना-बिछौना बनाया है वाक़ईतन, और समझते हैं कि इख़लास के साथ आप खिदमत करना चाहते हैं, अदब की खिदमत कर रहे हैं या तनकीद की जो भी है, तो उसके लिए वक़्त आपको देना। वरना वही है कि सरसरी मज़मून लिखा, किसी भी रिसाले में वो चीज़ छप जाती, कोई जी मसला हाँ, तो है नहीं। जी हाँ। तो ये जो उकताहट है अलीज़ नजफ़ साहबा की, वो बहुत से लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं। लेकिन इसका इलाज तो वही है कि अगर तज़किया करना है और थोड़ा-सा अच्छा मज़मून लिखना है, तनकीदी मज़मून लिखना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती मेहनत करनी होती है जी। आप कहते हैं क़िरात मुसन्निफ मतन और कारी को हम आहंग और एक दूसरे को हमराज करने का अमल है। कुछ वजाहत फरमाए है। कि। हाँ, वही मैंने इसके हवाले से लिखा भी है, क़िरात और मुकालमा जो है, उसका जो मुकद्दमा है, वो पूरी तरह से रीडिंग प्रोसेस, मतन से हम जब गुफ्तगू करते हैं, ये बात ही भी समझ में नहीं आती। मुकालमा डायलॉग है, ज़ाहिर है। हम्म, तो हम जब किसी मतन को पढ़ रहे होते हैं, मानी अख्ज़ करते हैं, फिर खुद भी उसको कभी-कभी रद्द कर देते हैं। यानी जैसे 2 आदमी गुफ्तगू कर रहा है, आप एक-दूसरे को रद्द करते रहे हैं, तो मतन आपको भी रद्द करता है कि नहीं, नहीं, तुम जो समझ रहे हो हम वो नहीं है, वो नहीं है। ज़रा-सा मुझे 2 दिन के बाद पढ़ना।
1 महीने के बाद पढ़ना। तो हम्म, आज जिस मतन से आपने कोई मानी अख्ज़ किया है, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 दिन के बाद आप जब खुद भी पढ़ेंगे तो लगेगा कि अरे! उस दिन तो कुछ और समझ रहा था मैं। तो ये रेसिप्रोकल एक तरह से करना चाहिए कि एक प्रोसेस है रीडिंग का, और इस पर उर्दू में कम काम हुआ है। स्टैनली फिश ने, वुल्फगैंग इज़र वगैरह ने अंग्रेज़ी में बहुत लिखा है इसके हवाले से। हम्म, तो क़िरात का जो अमल है, वो सब उसी से मिलता-जुलता है कि आप जब क़िरात ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ करेंगे और उसके अंदर उतरने की कोशिश करेंगे मतन में, तो ये बड़ा एक तरह से सब्र आज़मा भी है। और कई बार क़िरात जो है करते हुए अल्फ़ाज़ और मतन जो होता है, मतन आपको पटखनी भी देता है। वाह, तुम्हारी, हाँ, नक़्क़ाद को का मुँह चिढ़ाता है कभी। अरे तुम्हारी कहाँ औकात है मेरे अंदर आने की, मेरे अंदर उतरने की। ये भी वाह, होता है। हम्म, जैसे कोई मतन पढ़ते हुए कोई शेर पढ़ते हैं, आप कहते हैं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर मालूम हुआ कि फ़ारूक़ी साहब ने, नारंग साहब ने, शमीम हनफ़ी साहब ने या और किसी बड़े नक्काद ने, क़ासिमी साहब ने, इन लोगों ने तो उसको पानी करके समझा दिया। तो कैसे समझाते? हम्म, उतरने का उनके अंदर वो एक हरबा भी अमल, होता है। जी हाँ, तनक़ीद के हरबे जो होते हैं, वो आपका एपिस्टीम अपना क्या है? आपकी अपनी एपिस्टेमोलॉजिकल जो अप्रोच होगी, उसी के मुताबिक आप तनाज़ुर ख़ल्क़ करते हैं, और फिर तब मतन को रख के जब उसको देखते हैं, समझते हैं, तब आप उस तरह आप तनक़ीद लिखते हैं। तो जो अलीज़े नजफ़ साहबा ने जो सवाल किया था, इतना जोख़िम कितने लोग उठाने वाले हम्म, वेरी इम्पोर्टेंट, हैं? वाह, इसीलिए वो सतही मज़मून होता है। हम्म, तो ये जो सवाल था क़िरात का, मुकालमे का, और जो क़ारी होता है, नक़्क़ाद भी एक क़ारी होता है, थोड़ा सुलझा हुआ और उलझा हुआ क़ारी होता है, तो एक हम-आहंगी होती है ना? अरशद मत कतः कलाम अरशद अब्दुल हमीद भाई पूछ रहे हैं कि लेकिन कारी की मौत का जिक्र भी हुआ, ये क्यों? हाँ, तो अब क़ारी और कभी कभी मतन मर जाता है, कभी क़ारी मर जाता है, और यहाँ तक कि खुदा की मौत का भी ज़ाहिर है कि बड़ा ढिंढोरा और एक फ़लसफ़ा-ए-हयात चर्चा, जो कहना चाहिए, अदब के मुताले में ये भी बहुत कहा गया। हम्म, और हमारे नून मीम राशिद का वो मिसरा बहुत दोहराया जाता है, खुदा का जनाज़ा लिए जा रहे हैं फ़रिश्ते, हम्म, है ना? तो बिल्कुल, और नीत्शे हो या बाद वाले जो लोग हैं, दरीदा से लेकर के और बार्थ हैं, ये सब ने बहुत कुछ लिखा है इस हवाले से। हम्म, तो कारी की मौत तो नहीं होती। एक कारी मरता है, दूसरा तो कारी उसको उठा लेता है। उठा लेता है, वो यू राइट, मशाल वाली जो दौड़ होती है ना, तकरीबन वही है अदब का सिलसिला चलता रहता चलता रहता है। है, एक गया, दूसरा आ गया, दूसरा उसको थाम अपने लेता है, मशाल दूसरे के हाथ में मशाल दे दी, तो वो हम्म, लेके चलता रहता है। तो बज़ाहिर लगता है कि अरे फलाँ साहब तो चले गए, अब कैसे कारोबार हो, हम्म, कैसे चलेगा? लेकिन ऐसा होता नहीं। दुनिया का चलता है, कारोबार ऐसे ही चलता रुकता नहीं। अबू बकर रिजवी साहब पटना से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। और शफी है। जी, अयूब पूछ रहे हैं कि मुअल्लिम, मुतरज्जिम, नक्काद और शायर खुद को किस रूप में देखना आप ज्यादा पसंद करते हैं? मेरा सवाल था, इन्होंने ले लिया, मगर शफी अयूब हमारे दोस्त हैं इसलिए। अब भाई पहले नंबर पर मैं इंसान नज़र आना चाहता हूँ कि आदमी रहूँ, अच्छा, और उसके बाद ये लिखने पढ़ने का जो सिलसिला है, ये जो जो सवाल टैग आपने लगता है, किया, हाँ, टाइटल्स, हाँ, तो मैं अपने आप को शायर और नक्काद समझता हूँ। तीसरे नंबर पे फ़िक्शन राइटर भी समझता हूँ। तर्जुमे का जो हवाला है, वो ज़्यादा काम नहीं मैंने तर्जुमे का है। कुछ मज़ामीन मैंने तर्जुमे में किए, और तर्जुमे का काम एक जो है शिकस्ता पर, हाँ, खलील इसके जिब्रान बाद, का नॉवेल हाँ, द ब्रोकन विंग्स का तर्जुमा मैंने किया था। 98 वगैरह में शाये हुआ था वो, शिकस्ता पर के नाम से। तो वो हो गया था बस, लेकिन तर्जुमे में मैं फँसा नहीं, वहाँ से निकल गया। साहब, उर्दू क्रिटिसिज्म के जदीद और कदीम तकरीबन हमारे असातिज़ा जन्नत सिधारे, इनमें किससे आप, मतलब हाल वालों का पूछो तो लोग घबराते कि नहीं साहब लड़ाई हो जाएगी, वो हमें चाय नहीं हुँ, पिलाएंगे, तो अब तो ये लोग सब चले गए, तो जी। आप किससे मुतासिर रहे हैं? देखिए, मुतस्सिर होना तो एक बात है, लेकिन असल ये है कि कुछ चीज़ें जो है ना, दानिस्ता तौर पर और कुछ गैर दानिस्ता तौर पर आदमी सीखता है। सबको पढ़ा है मैंने, नारंग साहब को भी, फारूकी साहब को भी, हसन अस्करी को भी,
और जो दूसरे लोग मजनू गोरखपुरी को भी, और उससे यानी अख्तर हुसैन रायपुरी से शुरू करें, मोहम्मद हसन को भी, तरक्की पसंद नक्काद से लेकर के जदीद और माबद जदीद तक। इसमें असल होता है कि आपका मतमह नज़र क्या है अपन। आपने अगर अपना एक फ्रेमवर्क बनाया है तो किसी से नुकसान नहीं, आपकी तहरीर मुतासिर नहीं है। अगर आपकी बुनियाद कमज़ोर है तो फिर फ़ौरन ये होगा कि नारंग साहब की तहरीर ने आपको मुतासिर कर दिया, फारूकी साहब की तहरीर ने मुतासिर कर दिया, या किसी की तहरीर से आप मुतासिर इतने हुए कि उसी की डगर पर चलने लगे। तो ये नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि इक्तिसाब फैज़ करें, बेशक करें, और यहाँ तक कि हम असरों की तहरीरों से भी मैं सीखता हूँ। जो लिखने पढ़ने वाले हैं सबकी तहरीरें पढ़ता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि किससे मुतासिर। अब शमीम हनफी साहब मेरे उस्ताद, उनकी तहरीरें मैंने पढ़ी हैं, अबुल कलाम कासिमी साहब की तहरीरें पढ़ी हैं, और फारूकी नारंग की तहरीरें तो ज़ाहिर है कि नारंग साहब या फारूकी साहब की तहरीरें आप न पढ़ें तो गोया कहना चाहिए कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो सब कुछ पढ़ना है, लेकिन किसी एक से मुतासिर होने का मतलब है कि अपने आप को कमज़ोर बना। अच्छा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और ये होता है कि जब सबको पढ़ रहे होंगे तो कभी-कभी आपको पता नहीं चलता, आप अंदर से मुतासिर होते रहते हैं, गैर दानिशता तो। और कलीमुद्दीन अहमद जैसा आदमी, और मैं जो पसंद करता हूँ, और ये प्लेटफ़ॉर्म है, एक एडवोकेसी का जो अंदाज़ है कलीमुद्दीन अहमद के यहाँ, जीरा का अंदाज़, जीरा का अंदाज़ किसी और के यहाँ उतना ज़्यादा नहीं। वो इस कदर जीरा करते हैं, और थोड़ा-सा जो मैंने महसूस किया है, इसको मैंने लिखा भी है इसके बारे में, कि फारूकी साहब ने जीरा का अंदाज़ वो कलीमुद्दीन अहमद से लिया है। जी हाँ। हाँ, गौर से आप पढ़ेंगे, बात से बात पैदा करना, सवाल पर सवाल कायम करते चले जाना। अब फारूकी साहब का मज़मून आप पढ़ें, नज़्म क्या है? पूरा मज़मून पढ़ लें, वो तकरीबन 35-36 सफ़े का मज़मून है, और वो तनक़ीदी अफ़कार में वो उनका जो मजमूआ मज़ामीन है। सवाल पे सवाल, एडवोकेसी, जीरा का अंदाज़। हमारे अंदर क्या है, नए लिखने वालों में इसकी बड़ी कमी है। जीरा करना उनको आता ही नहीं, या जीरा करने से घबराते हैं। सवाल करेंगे तो आपको उसके जवाब के लिए खुद भी तैयार होना है। इसलिए जीरा का अंदाज़ जो है मुझे बहुत पसंद है, और इस हवाले से अगर एक नाम लेना हो तो कलीमुद्दीन अहमद का नाम मेरे ज़हन में आता है। हालाँकि कलीमुद्दीन अहमद के कहना चाहिए मज़मून एक शामिल है उसमें बाज़दीद और तबसरे में, तनक़ीद पर जो उनकी किताब है ना, क्या नाम है उसका? अ, तो उस पर मैंने मज़मून जो लिखा था, उनसे काफ़ी इख्तिलाफ़ात भी मैंने किया है, उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र। अच्छा। हाँ, लेकिन सबसे बुनियादी बात है, एडवोकेसी बहुत है, और अपने सामने वो थोड़ा-सा मग़रबी जो तनाज़ुर रखते हैं चीज़ों को परखने का, उससे लोग घबराते हैं। मंजर जमील भाई हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, कोलकाता के साथी हैं, देख रहे हैं, आदाब कह रहे बहुत हैं। अच्छी तरह फारूक आदाब। इंजीनियर भाई जयपुर से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। मुश्ताक कादरी भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं। मोहम्मद आलिम इस्माइल साहब देख रहे हैं, कह रहे हैं बहुत उम्दा गुफ्तगू। तो वजीर अहमद मिसबाही साहब कह रहे हैं बहुत उम्दा गुफ्तगू, मगर असद जावेद भाई देख रहे हैं कलकत्ता से मेरे ख्याल में, हाँ, लाजवाब, बहुत उम्दा तबसरा। जमील कमर भाई हमारे दोस्त हैं, टोरंटो से देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं। अच्छा, सब हम असरों का भी और इन सबों का, मगर उर्दू क्रिटिसिज्म जो है आज, यानी तमाम उस्ताद चले गए आप लोगों के ऊपर छोड़कर, तो अब जो इसका फ्यूचर नहीं, अब हाल क्या है? हाल अभी तो घबराया हुआ हाल है। हाँ, चूँकि अभी हमारे असातिज़ा और बड़े नक़्क़ाद और सब लोग गए हैं, तो कहना चाहिए कि खला ही खला नज़र आ रहा है। वॉइड है, जी हाँ, वैक्यूम तो है, जी हाँ। तो वैक्यूम है, बिल्कुल खला का एहसास हो रहा है, और सबकी यादें भी आ रही, और नए लोगों में भी, जैसे बड़ा स्पार्क और पोटेंशियल हमारे मौला बख्श में था, जी हाँ, जी तो मौला बख्श भी हाँ, चले गए। हाँ। तो हम असरों की बात आपने की, तो पोटेंशियल जिनके यहाँ नज़र आया, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए।
तो हमारे यहाँ लिखने वाले जो है ना कई लोग हैं, नए लिखने वालों में हमारे शोबे में भी हैं, सरवर हुदा साहब लिख रहे हैं और काफ़ी मेहनत से लिखते हैं। और अलीगढ़ में नए लोगों की आपने बात की, तो वहाँ इम्तियाज़ साहब हैं और नए लोगों में एक नाम लेना चाहें तो मोहिदुर रहमान नदवी हैं। उनका बैकग्राउंड कासिमी साहब के साथ उन्होंने पीएचडी की थी मशरक़ी शेरियात के हवाले से। चूँकि कासिमी साहब का वही फ़ील्ड था, तो उनके अंदर भी बड़ा पोटेंशियल नज़र आता है, वो काम अच्छा कर सकते हैं। इस तरह से लोग हैं काम कर रहे हैं। शहाब ज़फ़र आज़मी हैं वहाँ पटना यूनिवर्सिटी में, शाह भी काम तो किया। फ़िक्शन पे ख़ास तौर से वो लिखते हैं और अच्छा लिख रहे हैं। तो हैं, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उस तरह से मैं नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा उम्मीद की किरण कोई नज़र आ रही हो, लेकिन बहुत मायूसी भी नहीं। अपनी-अपनी माजी तरह लोग जी, जी, काम कर रहे हैं। कि माजी का आइंदा पर तो बात होगी, मगर तनकीद में हाल का आइंदा क्या है, ये सवाल तो कि भाई क्या है। हाल नहीं का तो आइंदा उम्मीद क्या है? उम्मीद उम्मीद तो है। हम्म, अ, अगर कुछ नाम जो मैंने बताए, कुछ नाम और हो सकते हैं फौरी तौर पर जो याद आ गए। हम्म। अगर मेहनत करेंगे लोग तो मुस्तक़बिल को भी मैं समझता हूँ कि बहुत तारीक नहीं है। आपाधापी से ज़रा बचना पड़ेगा और इस तरफ जो तवज्जो चाहिए उसकी ज़रूरत है। इम्तियाज वहीद नहीं, इम्तियाज अहमद एक सवाल कर रहे हैं जो कि मेरे सवाल को इन्होंने देख लिया किसी तरह। तो उर्दू अदब के हवालों में उस्तादों ने एक बिदत, मैं कहूँगा वेस्टर्न थिंकर्स की शुरू की। ये कहाँ तक एहसन है? क्या हमारे पास अपनी थ्योरी या अपने हवाले नहीं है? मैंने जवाज़ इंतखाब जो किताब लिखी थी, जी जी। उसमें 2 चैप्टर हैं, हम्म, मुकदमे के तौर पे। हम्म, तो एक तो माबद जदीदियत पे, एक जदीदियत पर है। हम्म, तो उसमें मैंने माबद जदीद जो तसव्वुरात हैं, उनका जब ज़िक्र किया है और जदीदियत का ज़िक्र किया है, तो वही मैंने सवाल उठाया था और उस पर बड़ी लंबी गुफ्तगू मैंने की है। वो 40-42 सफ़े का है। तो उसमें मैंने ये कहा था कि ये सारे तसव्वुरात जो आ रहे हैं हमारे पास, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ से मग़रिब में गई, वहाँ से फिर आई, तो मैंने समझा कि कोई नई चीज़। हाँ, और मैंने तो दाल और मदलूल की बात, सिग्निफ़ायर और सिग्निफ़ाइड की बात जो की, ये खुद हमारे दाल मदलूल मदरसे में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी। सही है। और वो सिग्निफ़ायर और सिग्निफ़ाइड जब वहाँ से सफ़र करके मग़रिब से हमारी तरफ आई, ये सारी चीज़ें, तो यहाँ लोग चौंकने लगे। हम्म, अरे! बड़ी अच्छी बात कही है। ये बहुत बड़ा यानी दानिश्वर है। उसी तरह से जब ये बात कही गई कि मामा जदीद तसव्वुर के बारे में या जदीदियत के बारे में इनलाइटनमेंट का तसव्वुर है और ये है, तो वो मैंने उसको देखा पढ़ा के 1890 से जदीदियत शुरू होती है मग़रिब में और 1930 में ख़त्म हो जाती है। 1930 में मॉडर्निज़्म ख़त्म हो जाती है। रोजर फाउलर ने इसका बहुत तफ़सीली से जायज़ा लिया। हम्म, और 1930 में जदीदियत ख़त्म हो जाती है, मॉडर्निज़्म ख़त्म हो जाती है मग़रिब में, तब हमारे यहाँ तरक्की पसंदी 5 साल 6 साल के बाद शुरू हुई। हम्म, अब देखिए 1930 और जदीदियत कब शुरू होती है? 55-60। अब इतना लंबा वक़फ़ा था, सब मग़रिब से वाक़िफ़ थे। मैंने तो ये भी लिखा है कि भाई ये सज्जाद ज़हीर से लेके पूरी टीम जो वहाँ बैठी हुई थी लंदन में, और जदीदियत का दौर जब ख़त्म हो गया था, तो आप तरक्की पसंदी को ला करके यहाँ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं 1936 में। तो ये फ़ैशन तो है, लेकिन आपका जो बुनियादी सवाल था, वो ये था कि मग़रबी जो तसव्वुरात हैं, उनको नाफ़िज़ करना या इम्पोज़ करना, असल में ये गलत है। कह दिया लेकिन कोई नई रोशनी अगर मिल रही है, तो इसमें कोई बिल्कुल ऐब नहीं है। बिल्कुल। आपको अपने तनाज़ुर में आपका अपना जो तहज़ीबी पर्सपेक्टिव है, उसमें रख करके यहाँ की ज़िंदगी को, यहाँ के मुआशरे को रख करके जो मतन ख़ल्क़ किया गया है, जो टेक्स्ट बनाया गया है, वो यानी अल्लाह मियाँ का कारख़ाना हो या नेमत ख़ाना हो, उसके तकाज़े क्या हैं? वाह। उसकी मुनासबत कहाँ पैदा हो रही है, तब आप कोई तनक़ीद लिखेंगे। ये नहीं कर सकते कि फ़ौरन बाहर का मिखाइल बाख़्तिन को उठाया
और जो बाहर के तस्वुरात हैं उनको उठाया और उसकी रोशनी में रख करके परखने लगे, तो हमें मायूसी हुई। इसलिए इम्पोज नहीं किया जा सकता, अलबत्ता इससे मेल खाता इतलाकी नौइयत को। अगर आप देखते हैं कि कोई यानी उबड़-खाबड़ ज़मीन नहीं आ रही, हमारे मतन पर किसी तसव्वुर का, मग़रबी तसव्वुर का इतलाक़ करते हुए आपको परेशानी नहीं हो रही है, तो कोई मसला नहीं है और अच्छी बात है। उसको ज़्यादा खोल कर हम टेक्स्ट को देख सकते हैं, दिखा सकते हैं अपने क़ारीन को, ये तो अच्छी बात है। लेकिन इम्पोज़ नहीं किया जाना चाहिए और माँगे के उजाले पर बहुत भरोसा भी नहीं किया जा सकता। ये मांगे के उजाले अच्छा है, जी हाँ, बिल्कुल। मोहम्मद रेहान भाई ने पेरिस से ये सवाल किया कि क्या गज़ल की सेंध दूसरी ज़बानों में इसी तरह मकबूल हो सकती है जिस तरह उर्दू में है? अक्सर लोग बड़े फ़क़रिया अंदाज में कह देते हैं कि गज़लें दूसरी ज़बानों में भी कही जा रही हैं। ये सवाल ज़रूर ज़रा बता दें साहब, ये इनका सवाल। जो है ना, आप देख लीजिए, दूसरी ज़बान को तो छोड़िए, उर्दू में ही आज़ाद गज़ल नहीं चल सकी, है ना? नहीं तो चली। गज़ल एक ऐसी सिन्फ़ है, उसका जो फ्रेमवर्क है या उसको उसकी जो मिज़ाज। टैक्सोनॉमी का, वो बहुत मुश्किल है और उसके अंदर जब चले जाते हैं, उसके फ्रेमवर्क के अंदर जाने के बाद जो उसके रमूज़ हैं, वो शायरी के गज़ल या शायरी के जो रमूज़ हैं और उसमें इजाज़ व इख्तिसार की जो बात है, दूसरी ज़बान में बहुत गज़लें कही गई हैं, भोजपुरी तक में गज़लें कही जा रही हैं। गुजराती में अंग्रेज़ी आजकल में अंग्रेज गज़लें में लोग, जी हाँ। अंग्रेज़ी में गज़लें कही गई हैं, दूसरी ज़बानों में गज़लें कही गई हैं और हिंदी में कही जा रही हैं। लेकिन गज़ल जो है, यानी तजर्बे के तौर पर तो कही गई, ठीक उसी तरह जैसे हाइको और तराइले वो उर्दू में लेकिन असल ओरिजिनली हाइको अगर जापानीज़ सिन्फ़ सुख़न है, तो वहाँ जिस तरह से जिसको हिंदी में प्रफुल्लित कहते हैं, यानी उसका जिस तरह इर्तिक़ा हुआ, वो उर्दू में वो सिर्फ़ नहीं चल सकी। आज़ाद गज़ल का तजुर्बा कहना चाहिए कि मज़हर इमाम साहब ने किया और आज़ाद गज़ल के बहुत से मजमूए आए। लेकिन खुद बात मज़हर इमाम साहब ने अपना जब कुल्लियात गज़लों का शाये किया, पालकी कहकशां की, तो उसमें सिर्फ़ 6 उन्होंने आज़ाद गज़लें रखी। गज़लें बहुत कही थी, लेकिन सब फाड़ के फेंक दी गज़लें उन्होंने। इसलिए कि उनको अंदाज़ा हो गया था कि गज़ल का जो मख़सूस लब व लहजा है, जो फ्रेमवर्क है, उससे अलग हटना, यानी उसके रमूज़ को या उसके इख्तिसास को कायम रखना, दोनों मुश्किल काम हो जाए। इसीलिए रायहान ने जो सवाल किया है, तो ये हम नहीं कह सकते, तजर्बे के तौर पर आज भी लोग तराइले, हाइके और सारी चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन हम उसको नहीं कह सकते कि उर्दू में उसको बहुत मकबूलियत हासिल है। उसी तरह गज़ल को भी मकबूलियत उस तरह हासिल दूसरी ज़बानों में मुश्किल है। नज़्में तो आप ज़ाहिर है कि नज़्म तो हमारे यहाँ आई है, दूसरी ज़बानों से आई, लेकिन नज़्में मकबूल है हमारे यहाँ। अब असलम फारूकी भाई हैदराबाद से देख रहे हैं और कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं आपको और कहते हैं कि क्या मौजूदा दौर के किसी नावल या नावलों को क्लासिक का दर्जा हासिल है और आज से निफ सदी बाद अदब की तारीख में नावल और नावलनिगार को याद किया जाएगा? हाँ, ये सवाल तो बड़ा अहम है। हम्म। अच्छा, आइंदा के लिए सवाल करने का बड़ा खतरा होता है। आइंदा के लिए कि मैं अभी अगर ये कह दूं हाँ। कि फला फला नावल जो है ना, क्लासिक की हैसियत इन नावलों को यानी हैसियत मिल जाएगी। आज का ज़माना जो है, हम जिस दौर में गुज़र रहे हैं, इसके बुहरान, इसके क्राइसिस का तकाज़ा है कि नावल लिखी जाए। आपने गौर किया होगा, जो लोग अदब पढ़ रहे हैं, उन्होंने देखा होगा इधर 8-10 बरसों में नावल का कहना चाहिए कि एक तरह से ऐसा उसकी हंगामी सूरत हाल या कहना चाहिए उसकी बाढ़ सी आ गई। ये यूं ही नहीं है, जबकि वक्त कम है लोगों को। ये बहुत इस पर गौर करने की बात है कि लोगों के पास वक्त कम है, उसके बावजूद नॉवेल लिखे जा रहे हैं और ज़ख़ीम नॉवेल भी लिखे जा रहे हैं। 400-500 सफ़े के नॉवेल लिखे जा रहे हैं और उसको पढ़ने के लिए भी लोग तैयार हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो ये क्या वजह है? इसलिए कि जिस क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, उससे हमआहंग होने के लिए, हमआहंग करने के लिए, हमें जोड़ने के लिए, ज़हनी और क़ल्बी मुताबिकत पैदा करने के लिए ये नावल जो है, ये सिन्फ़ नावल, ये ज़्यादा हमें यानी हमारे लिए कारगर है और ये ज़्यादा हमारे उस पर खरा उतरने वाली बनना चाहिए, वो सिन्फ़ है। और क्लासिक का दर्जा तो सबको ज़ाहिर है कि अब इतने नावल लिखे गए, 50 साल के बाद
क्लासिक का दर्जा हासिल होगा या नहीं होगा, मुझे तो लगता है कि कुछ नावलों को हासिल हो जाएगा। जैसे आज के दौर में हम कहते हैं कि आग का दरिया, अब्दुल्ला हुसैन का जो उदास क्लासिक नस्लें हैं, क्लासिक है। क्लासिक। तो 50 साल के बाद आज के ज़माने में जो नॉवेल लिखे गए हैं, इनमें से कुछ नॉवेल ऐसे होंगे जो बेशक क्लासिक का दर्जा हासिल कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। निगार अजीम साहिबा दिल्ली से सलाम कह रही हैं आपको, कह रही हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और मुबारक हो कौसर भाई। बहुत नियाज शुक्रिया। जराजपुरी भाई देख रहे हैं आजमगढ़ से और आपको सलाम कह रहे हैं। और वालेकुम सलाम। जनाब तो नॉवेल के ऊपर बात चल रही है, सही है कि ये सदी जो है फिक्शन की सदी है। आपका नॉवेल आंख जो सोचती है, इसका रिस्पांस कैसा था? रिस्पॉन्स इसका तो अच्छा था, लेकिन मैं ही कहना चाहिए कि अलग हो गया था नॉवेल से और इस पर तवज्जो नहीं की। हालाँकि इस पर मज़ामीन 8-10 मज़ामीन लिखे गए थे, कुछ तबसरे भी हुए थे। और मैं बताऊँ आपको कि एक ख़त मेरे पास मौजूद है। एक दिन निकाल रहा था कागज़, वो ख़त मिला पैगाम आफ़ाक़ी मरहूम। हाँ। उन्होंने उसमें लिखा था कि आपके अंदर नॉवेल लिखने की बेहतरीन सलाहियत है, आपको नॉवेल लिखना चाहिए। हम्म। तो मुझे लगा कि अच्छा, नॉवेल लिखना चाहिए। और 1-2 बार मैंने कोशिश भी की थी। एक बार तो 60-65 सफ़हात लिख लिए थे, वो नोटबुक ही गायब हो गया। अच्छा। तो रिस्पॉन्स तो था, और इसका जो मौज़ू है, वो बड़ा, जिसको कहते हैं कि आज के ज़माने में भी वो हम आहंग उससे कर सकते हैं, उस मौज़ू से। यानी फ़साद पर मबनी है वो मौज़ू। बिहार का एक ख़ास पस मंज़र है, उस पस मंज़र में वो नॉवेल लिखा गया था। और मैंने उस नॉवेल को लिखने के लिए कुछ गाँव का दौरा भी किया था, जहाँ-जहाँ वो फ़सादात हुए थे ख़ास तौर से। और कुछ नाम उसमें जो हैं बिल्कुल ओरिजिनल नाम है, 80% नाम उसमें ओरिजिनल है, और गाँव के नाम भी ओरिजिनल है। तो इस तरह से वो नॉवेल लिखा गया। दोबारा उसको शाये होने में काफ़ी वक़्त लग गया। कहीं-कहीं हवाले भी आए हैं, कुछ लोगों ने, अनवर पाशा साहब ने, अली अहमद फ़ातमी साहब ने, खुद खालिद जावेद साहब ने भी लिखा है मज़मून बहुत अच्छा। तो इस तरह से रिस्पॉन्स तो अच्छा रहा, लेकिन एक नॉवेल और लिखने का इरादा है, देखिए खुदा करे। ये बात मोतबर जराये से पता चली है कि दूसरे नॉवेल के लिए आप पर तोल रहे हैं, तो जी, जी। इसका सिलसिला क्या है, कितनी देर है? अभी शुरू किया है, बहुत कम, यानी 10-15 पेज कहना चाहिए वो। अभी तो इसलिए कि इससे पहले तो 60-65 पेज लिखा हुआ, उसका कुछ मौज़ू दूसरा था, ये दूसरा मौज़ू शुरू किया है। देखते हैं, अल्लाह मालिक। निगार अजीम कह रही हैं कि अच्छा और सच्चा नॉवेल है, मौजू कभी पुराना नहीं होगा ये, जी, और जी, जी। दोहराना चाहिए, ये कह रही। जी, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाँ, तो जनाब हुजूर वाला, तर्जुमे को आप उर्दू वाले जो है संजीदगी से अचानक लेने लगे, क्योंकि बड़े लुक्रेटिव प्राइस दिए जा रहे हैं आजकल तर्जुमे पे। जी, और जी। तर्जुमे के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने खलील जिब्रान का तर्जुमा तो कर दिया था, मगर इन पर्टिकुलर तर्जुमा क्या है, क्यों जरूरी? नहीं, तर्जुमा तो देखिए, अगर उसके हम दूसरे की तहज़ीब को, या वहाँ के जो ये होते हैं मुशाहिदे या तजुर्बात होते हैं, किसी भी मुआशरे का तजुर्बा होगा, उस तजुर्बे को हम तभी विटनेस कर सकते हैं जब वो उस ज़बान से हमारी ज़बान में वो चीज़ आती है। अगर हमारी ज़बान में जो, यानी अभी हाल में अगर देख लें पैराडाइज़ ऑफ फूड को, जिस पर नेमत खाना का तर्जमा हुआ, तब दूसरे लोगों ने उसको महसूस किया कि वो एक ऐसा मुआशरा भी था, एक ऐसा खित्ता भी है, एक ऐसी ज़िंदगी भी है, वहाँ ये चीज़ें इस तरह से देखी जाती हैं ज़िंदगी को और खाने-पीने की अशिया को। तो एक ज़िंदगी का जो रूप है, अगर वो अंग्रेज़ी में मुंतकिल नहीं होता, या अंग्रेज़ी और फ्रेंच से जो चीज़ें मुंतकिल होकर के उर्दू में आई हैं, या हिंदी में, या हिंदी की चीज़ें उर्दू में, तो ये जो एक्सचेंज ऑफ थॉट्स का भी जो मामला है, वो हम्म। बगैर तर्जमे के मुमकिन नहीं है। तो तर्जमा तो नागुज़ीर है, लेकिन जिस ज़बान का जो अदब पारा होता है, असल मज़ा उसी ज़बान में पढ़ते हैं तभी होता है, आता है। जैसे ये शिकस्ता पर के नाम से मैंने तो अंग्रेज़ी में पढ़ा, लेकिन वो असल में अरबी में लिखा गया था में। नॉवेल, हम्म। अल अजनहतुल मुतकस्सिरा के नाम से। तो अरबी वालों ने बताया कि भाई अरबी में पढ़ेंगे तो आपको और मज़ा आए। जाहिर है जी, तो बिल्कुल। बेशक
अब नेमत खाना अगर मैंने उर्दू में पढ़ा है, अंग्रेजी में जब मैं पढ़ूंगा तो ज्यादा मजा नहीं है, वो चाशनी खानों की नहीं वो आएगी। चाशनी नहीं है। इसलिए कि हर लफ्ज जो होता है वो कहीं ना कहीं अपने साथ साथ तहजीब को भी ढोने का काम करता है। वो एक कंटेनर है, हर लफ्ज एक कंटेनर होता है, एक जर्फ होता है, और जो जर्फ में मजरूफ है उस मजरूफ को उस जबान का आदमी ही समझता वाह। है। उसमें पूरा कल्चर होता है समाया हुआ। वो सिर्फ कंटेंट यानी ठोस मानी के तौर पर वो चीज नहीं होती, वो सयाल जो होता है वो मुंतकिल होने वाली चीज होती है, तो उसमें कल्चर साथ साथ चलता है। बिल्कुल। ये है। हमारे अरसलान भाई ओल्ड बुक सिटी लाहौर फरमा रहे हैं कि पाकिस्तानी अदब की सूरत हाल के बारे में क्या राय है आपकी मजहरी साहब? देखिए पाकिस्तान में मैं अगर थोड़ा सा साफगो भी हूँ, और इसके लिए मैं कभी कभी परेशान भी होता हूँ, परेशान किया भी जाता हूँ। परेशान इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पाकिस्तान में अदब अच्छा लिखा जा रहा है, अदब में शायरी अच्छी हुई। हम्म। वहाँ फिक्शन कभी भी बहुत अच्छा नहीं लिखा। माफी के साथ, मैं माजरत के साथ कहना चाहूँगा, चूँकि मैंने पहले ही ये कह दिया, बड़े लिखने वाले भी हुए हैं, मुमताज मुफ्ती भी हुए हैं, कुदसिया जैदी भी हुई है, कुदसिया जैदी ही ना नाम, और बाद में ये तारड़ भी हुए हैं, और भी लोग लिखने वाले हुए हैं। लेकिन आप गौर करेंगे तो बड़ा नाम फिक्शन का उस तरह से उभर के सामने नहीं आया है। हमारे बानो कुदसिया के का नाम मैं गलत ले रहा था। हम। हाँ, तो जैसे यहाँ कई नाम आपको सामने आए। शायरी की बात जब करते हैं तो शायरी पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छी हुई है, और शायरी में भी नज़में ज़्यादा अच्छी लिखी हुई है, और आज भी नज़्म गो शोरा और शायरात की तादाद ज़्यादा है। ज्यादा। आजकल चूंकि मैं नज़्म पर काम कर रहा हूँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान की नज़मों का एक इंतखाब भी 600 सफ़े का मैंने अभी किया है, थोड़ा सा काम रह गया है। तो इस हवाले से मैंने नज़में जब पढ़नी शुरू की और जमा की सारी चीज़ें, वहाँ के दोस्तों से भी राब्ता किया, और जो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी वहाँ से मंगाई मैंने, कभी पीडीएफ में, कभी स्कैन करके। तो तजर्बा ये हुआ कि मैं इधर कई बरसों से नज़में ज़्यादा पढ़ा, तकरीबन 400-500 मजमूए मैंने पढ़े हैं। तो अंदाज़ा ये हुआ कि नज़में वहाँ ज़्यादा अच्छी कही जा रही हैं, और नावल हिंदुस्तान में ज़्यादा अच्छा लिखा जाता है। बिल्कुल सही। अरशद भाई इसी हवाले से सवाल कर रहे हैं, अरशद अब्दुल हमीद के फिक्शन जिस सूरत हाल को अंगेज कर रहा है या करता है, शायरी से दूर क्यों है, खासतौर पर नज्म? अरशद भाई, आपने तो नज़में भी कही हैं, नज़में कह रहे हैं। अच्छी नज्में नज़्म यार। कहना ज़रा मुश्किल काम होता है ना, चूँकि गज़लें कहना आसान भी है, और उसमें आसानी ये होती है कि आपको इर्तिकाज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका ज़हन बिखरा हुआ है, तब भी आप गज़लें कहते चले जाएँ। हम्म। नज़्म कहते हुए आप एक सुई चाहिए। बहरान को, किसी बहरान के नुक्ते को अगर पेश करना है, या किसी मज़मून को पेश करना है जिसमें बहरान ही बहरान है, जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, तो आपका जो फ़िक्री इर्तिकाज़ है, मैलान है, बहुत उसको यानी मुस्तमा करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। एक वहाँ सुई। ठहर करके आपको सोचना पड़ेगा, फिर उसके मुताबिक अल्फाज ला करके आपको देखना पड़ेगा कि उस मज़मून को मुंतकिल कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये काम ज़रा-सा मुश्किल है, इसलिए हमारे जो शोरा हैं उर्दू के, वो आसानी से ये जोखिम नहीं उठाते। हम्म। आपने नज़्में बहुत अच्छी कही हैं, आइन ताबिश भाई बहुत अच्छी नज़्में कह रहे हैं। इस ज़माने में जो लोग नज़्में कह रहे हैं, और जमाल ओवैसी ने नज़्में बहुत अच्छी-अच्छी कही हैं। तो उस कर्ब को और इस दर्द को जमा करना और पेश करना, ये ज़रा मुश्किल काम होता है। इसलिए आपने जो ये सवाल किया, और नॉवेल में क्या है, उसमें शायरी का मसला होता नहीं है, तो आपको आज़ादी भी होती है और खुला-डला मामला होता है, दोनों सिरे खुले होते हैं, आप उसमें चले जाते हैं आसानी से, इसलिए। अच्छा जनाब, हमारे मोहम्मद आलिम इस्माइल भाई कह रहे हैं असर हाजिर में अफसाना निगारों पर भी अपने तासुरात दीजिए। मोहम्मद इस्माइल, महाराष्ट्र। ठीक है। तो अफ़साने ज़ाहिर है फ़िक्शन की बात मैं कर रहा था, उसमें, हाँ तो उसमें आते हैं वो भी। नॉवेल नॉवेल लिखे जा रहे हैं ज़्यादा, और अच्छे नॉवेल लिखे जा रहे हैं।
फिक्शन, बल्कि बहुत से लोग जो कहानियाँ लिख रहे थे, कुछ दिनों के लिए लगता है कि उन लोगों ने छुट्टी ले रखी हम्म। और सब नावल की तरफ आ गए। सब नॉवेल की तरफ। हाँ, सबको मैंने देखा कि वो पर तोल रहे हैं, कुछ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, 25 लिख लाख का लिया। मामला है साहब, नौ हाँ, अफसाने में तो कहाँ इतना मिलता है। तो इस तरफ आने लगे हैं ज़्यादा। लेकिन अफ़साने की सूरत-हाल ख़राब नहीं है, मुझे लगता है कि फिर आएँगे। या हम्म। इसके बाद जो है ना, वो अफ़साना कभी मरने वाला नहीं है, अफ़साने की सूरत-हाल रहेगी। उसी तरह जैसे कभी नज़्म ऊपर, कभी ग़ज़ल ऊपर, ये सिलसिला चलेगा इंशाअल्लाह। एहसान ताबिश भाई सवाल कर रहे हैं कि पैगाम आफाकी का नॉवेल मकान आपकी नजर में क्या है? मकान नावल तो मैंने पढ़ा था, और उस ज़माने में लिखा भी मेरे ख़्याल आपने? से 88-89 में ये नावल आया था, पटना में मैं था। तो ज़ाहिर है कि वो, उसको तो मैं समझता हूँ कि वो तानीसी नॉवेल है। यानी तानीसी किरदार को, नीरा का किरदार जिस तरह से पैगाम आफाकी ने निभाया है, वो बहुत कम मर्द लिखने वाले, मैं ये कहूँगा, जिन्होंने एक तानीसी कैरेक्टर को इस तरह से निभाया है। हम्म। तो वो नॉवेल तो बहुत अच्छा नॉवेल है। बल्कि मुझे ये भी कहना चाहिए कि पैगाम आफाकी साहब का जो उसके बाद पलीता आया, फिर उसके बाद दोस्त एक नॉवेल आया। तो नॉवेल तो मैंने सब पढ़ा है, दोस्त का इजरा हुआ था उनके घर पर, उनके इंतकाल के बाद कुछ छपा भी है। तो मैं मकान में जो कहना चाहिए कि जो ताज़गी और एक उनकी झुंझलाहट भी है, और जो तेज़ी है, शिद्दत है, वो चीज़ इसमें थोड़ी मात पड़ गई। बाद वाले जो नॉवेल 2 आए हैं, हम्म। ये देखा गया है। बच्चे साहब, मौजे अदब जो तारीख़ उर्दू अदब की किताब है आपकी, माशाल्लाह इसके 15 एडिशन आ चुके हैं, बहुत जी, बड़ी जी। बात है। इसकी रॉयल्टी कितनी मिली? हाँ, रॉयल्टी तो उस तरह नहीं मिली। बस ये कि ये मैंने अपने एक भतीजे को दे दिया था कि आप इसको छपवाइए और बेचिए। तो वो सब उन्हीं के पास वो सारी चीज़ें रहती थी। ऐसे ही मैंने उनको दे दिया। अच्छा साहब, ऐसा कोई काम हो आप मुझे भी दे दिया करें। मैं तो भी आप तशरीफ़ कभी लाएँ। छपाऊंगा और बेचूंगा। 15 एडिशन आना बड़ी बात है साहब, बहुत बहुत अच्छी बात है वो। मुझे पता है कि ये ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको है जी, जी, वो उसी नौइयत की हिस्ट्री ऑफ चीज़ है। उर्दू लिटरेचर के हवाले से इसको जी, देखते हैं, जी। करते हैं। हाँ, साहिर से माजरत के साथ कि ये सब क्यों है, क्या है, मुझे कुछ सोचने दो। कैसे उर्दू के पब्लिशर हैं, मुझे कुछ सोचने दो। कि साहब ये हमारे उर्दू के पब्लिशर्स जो हैं, एक हमारे साथ हैं, साथ साथ हमारे अरसलान भाई भी देख रहे हैं प्रोग्राम। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आप क्या कहेंगे भाई, ये पब्लिशिंग का जो सिलसिला है, उर्दू पब्लिशिंग का गोरख धंधा? भई, पब्लिशिंग का मामला ये है कि इसमें, अब मैंने कहा ना कि मैं ज़रा साफ़-गोई से काम लेता हूँ, तो बिल्कुल। उलझन में भी पड़ जाता हूँ। हम्म। इसमें उर्दू वालों में बेईमानियाँ बहुत हैं, हम्म। जो पब्लिशर हैं, उर्दू के जो पब्लिशर हैं, और कुछ ऐसे पब्लिशर हैं जो फ़ोन करके कहते हैं कि भाई ये आपके 3000 रुपये आपके रॉयल्टी के बने हैं, ये ले जाइए, या मैं भेज रहा हूँ आपको, वो चेक भेज दे रहा हूँ। ये लेकिन शम्स ऐसा इकबाल कम के है। अलावा ऐसा कौन है साहब, बताइए, मेरी मुलाकात उससे नहीं। हाँ, वो एक साहब हैं, नाम नहीं बताऊँगा, एक साहब। इनबॉक्स बता दीजिएगा कि आइंदा उन्हीं से हाँ, तो वो, contact कर। नहीं, मैं नाम बता दे रहा हूँ, गोपाल मित्तल के अच्छा, बेटे, प्रेम गोपाल गोपाल मित्तल के, मित्तल। हाँ वो सब, हाँ वो शरीफ आदमी। एक उर्दू वाला ऐसा पब्लिशर है, हाँ। जिन्होंने मेरी किताब बेचने के बाद उन्होंने फ़ोन किया कि मैं आपको चेक भेज रहा हूँ। हम्म। एक तजुर्बा ये हुआ। बाकी 1-2 लोगों के साथ तो मसला ये हुआ कि झगड़ा भी हुआ। अच्छा। झगड़ा भी हुआ। हम्म। हालाँकि वो आपकी किताबें बेच करके महल बना लेंगे, कोठी बना लेंगे, लेकिन आप रॉयल्टी की बात, अरे आपकी किताबें तो बिकती नहीं, वो रखी हुई है, हम्म। और माँगिए कि मुझे 5 कॉपी चाहिए तो वो है नहीं, आउट ऑफ प्रिंट है। ये सब इसमें तमाशे। मुझे ये लगता है कि इसमें ज्यादातर हमारे शायर हजरात जो हैं, हमारी गलती भी ज्यादा है, यानी राइटर की। बिल्कुल है, ये बिल्कुल है। वो बिल्कुल परेशान है कि जल्दी से छप जाए और खुद पैसा दे करके छपवाना, ये जो मामला है ये सब। भाई हाल ये है कि कनाडा में अगर आपकी 12-15 किताबें एडिशन आ जाए, तो फिर तो आप बैठ करके, आपकी चांदी है, आप बैठ के खाते हैं। मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं कि ये जो आपने 17 अदद किताबें लिख दी, तो ये उर्दू के बजाय इंग्लिश में एक लिखते तो हम लोगों का भी भला होता। सही कह रहे बात तो सही कहता बेटा, समझे। तो बड़े बहुत सारे सवाल जवाब आ गए साहब। साबिरा खातून साहिबा मेरे ख्याल में आसनसोल से देख रही हैं, कह रही माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू चल रही है। और हमारे जिगर शबीर अहमद साहब आ गए कोलकाता से। अच्छा, हाँ, विद्रोही। शबीर, हाँ, शबीर का नया नॉवेल अभी आया है, बदरूही, उसका
साहब उनको मुबारक बहुत बहुत। बहुत मुबारक। और नहीं, किताबों का मामला जो कनाडा का, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों को, कि यहाँ जो इजरा होती है उसमें $20 की मिनिमम किताब एक रख दी जाती है, क्योंकि बहुत खर्च है वहां से किताब लाना यहाँ। कि आपने 20 किताब रखी तो वो 20 किताब फौरन निकल जाती, 25 किताबें एक अच्छा। प्रोग्राम में, 30 किताबें निकल जाती। और कुछ ऐसे शरीफ आदमी को भी हम बुलाते हैं कि जो खुद खरीद लेता, इजरा कर रहा है मगर वो खुद खरीदता भी, कि भाई हम भी हाँ आपकी किताब खरीदें। हाँ, तो जाहिर है ये सब और यहाँ हाँ, तो फ्री कुछ में दें दोस्त, तब भी नहीं हाँ, पढ़ते हैं। नहीं, हाँ, पढ़ते नहीं। तो क्योंकि वो पैसे से दी ली हुई किताबें हैं तो उसकी अहमियत है यहाँ, उसको दो। अहमियत है। और जनाब शब्बीर अहमद सलाम कह रहे हैं दोनों को। और अच्छा, हाँ, मुश्ताक सदफ आज शरारत की मूड में है, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स कह रहे कौसर साहब ने एक पब्लिशर को कानूनी नोटिस भी भेजा था। मुझे साहब, हाँ, वो मसालात में, सालिसी उन्होंने ही अदा किया हाँ, कह रहे थे मसालहत था। मैंने कराई थी। हाँ, और उबैद हारिस साहब देख रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छी गुफ्तगू है। कहाँ से देख रहे हैं मुझे नहीं पता। शायर हैं मेरे ख्याल से, बॉम्बे में है शायद। उबैद हारिस, अच्छा। वसीम ताबिश लखनऊ से देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। और तो अरशद भाई कह रहे हैं कि बहुत बातें कर रहे हैं आप, गजल या नज़म सुनवाइए। तो अभी सुनवाते हैं, अच्छा सवालात अच्छा। अभी कुछ रह गए। हाँ, तो माजी का आइंदा न सिर्फ खूबसूरत उन्वान है साहब, मुझे बहुत पसंद आया ये उन्वान, बल्कि असातिज़ा और दोस्तों ने बड़ी अपनाइयत से इसे कबूल भी किया है। बल्कि हमारे जिगर फरत एहसास का कहना है कि मजहरी अपने शेरी कायनात की रंग और रौनक को तेज तर करें, खा इसके लिए तनकीद से छुट्टी लेनी क्यों न लेनी पड़े। किबला, क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं तो सोचता हूँ कि छुट्टी तो नहीं बाज़ाब्ता, लेकिन उसमें कमी थोड़ी तनकीद सी। थोड़ी कम करके हाँ, उसका असर तो होता है। तनकीद के जबर की वजह से हाँ, तख्लीकी काम जो है वो मुतासिर होता है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और मुझे भी ये लगा कि 2008 में मजमुआ आया था, अच्छा खासा वक्फा हो गया उसके बाद, अब बमुश्किल लग रहा है कि शायद एक मजमुआ नया तैयार हो जाए। अच्छा जरूरी। खासा वक्त, हाँ। शायरी कम हो गई थी, हम्म। तनकीद पे तवज्जो ज़्यादा थी, कुछ ज़रूरत भी थी, और काम चलता रहता है तो फिर तबीयत उधर लग जाती है, सेमिनार पढ़ो और ये करो वो करो, उस वजह से। लेकिन शायरी थोड़ी बहुत होती है, हो रही है, मजमुआ बन जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नहीं साहब, दो चार। हमने तो ये सुना है कि सेमिनारों में जो लिफाफा मिलता है, मुशायरे में भी उससे अच्छा ही मिलता है। तो फिर क्या तकल्लुफ। मुशायरों में ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। बिल्कुल, इसलिए कह भाई रहे हफ्ते हैं। हफ्ते 10 दिनों में आप एक मकाला लिखते हैं हाँ, और जाते हैं तो 2,000 रुपये आपको मिलते हैं, हाँ, और एक गजल आप 10 मुशायरों में पढ़ते हैं, 50,000 रुपये और 25,000 रुपये लेते रहते हैं। क्या बात है, तो देखिए। कोई उससे मुकाबला ही नहीं। गुलाम अली साहब देख रहे हैं, और इन्होंने नहीं बताया, मुझे नहीं पता कि आपके दोस्त हैं गुलाम अली, हमारे दोस्त हैं, या लाहौर से गुलाम अली सिंगर देख रहे हैं, समझे साहब। क्योंकि अच्छा। वो भी आपको कह रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू, क्योंकि गुलाम अली साहब भी हमारे दोस्तों में हैं। और उनसे उम्मीद नहीं है कि वो तनकीद पे बात करें, तो फिर अगर वो करेंगे तो मैं गाना छोड़ दूंगा। तो कसीम ताबिश कह रहे हैं गुफ्तगू बहुत दिलचस्प हो रही है, आप दोनों हजरात को के लिए नेक ख्वाहिशात। बहुत रमीशा शुक्रिया। कमर साहिबा देख रही हैं कर्नाटक से। तब बहुत तनकीद हुई, हुजूर वाला जितना गजल की फरमाइश लगातार हो रही है, तो मेरा सलाम मेरे दुश्मनों को पहुंचा दो, कि झूठी शान में जीना भी कोई शान है क्या। पता हो जी ये जी। गजल, हमारे अरशद भाई बार बार वार्निंग दे रहे हैं। अच्छा, यही गजल। चलिए इसके 2-3 शेर सुन लीजिए। हाँ। उतर रहे हो जिधर तुम, उधर ढलान है क्या। वाह। उतर रहे हो जिधर तुम, उधर उधर ढलान है ढलान है क्या। क्या। और उस ढलान में कुछ निस्बतन अमान है क्या। और उस वाह, ढलान में कुछ निस्बतन अमान है क्या। मान बहुत अच्छा सामान है क्या। मेरे मेरा सलाम मेरे दुश्मनों को पहुंचा दो। पहुंचा दो। मेरा सलाम मेरे दुश्मनों को पहुंचा दो, कि झूठी शान में जीना भी कोई शान है कोई क्या। शान है क्या। कि झूठी शान में जीना भी कोई शान है क्या। मिले हैं मुझको फकत ख्वाब बेमकानी के। वाह। मिले हैं मुझको फकत ख्वाब बेमकानी बेमकान के। के। तुम्हारे ख्वाब में भाई कोई मकान है क्या। वाह, वाह। तुम्हारे ख्वाब में भाई कोई कोई मकान है क्या। मकान है क्या।
और ये शेर के जमीन पैर के नीचे खिसकती जाती है, वाह, जमीन पैर के पैर के नीचे नीचे खिसकती खिसकती जाती है, जाती है। कोई बताओ मेरे सर पे आसमान है क्या। वाह वाह वाह, जमीन पैर के नीचे खिसकती जाती है, कोई बताओ मेरे सर पे आसमान है क्या। तो ये गजल तो आपको मैंने सुना दी। गुलाम अली का लतीफा हमने सुना दिया था। भाई गुलाम अली, माजरत, आप दिल्ली से देख रहे हैं मुझे पता है, आपने क्योंकि लिखा नहीं था दिल्ली, इसलिए ये लतीफा सुनाना पड़ा। तो गुलाम अली भाई दिल्ली से देख रहे थे, आपको याद करें। और जनाब बहुत सारे दोस्तों ने, देखिए हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त अली कवसी साहब ईरान से देख रहे हैं जनाब। और अभी क्योंकि बहुत दूर से देख रहे हैं तो अभी तक पूरी तरह आए नहीं है मंजरनामे। तो हाँ, दूसरी गजल सुनाइए साहब, पर मेरे इश्क के लग जाए दीवाना हो जाऊं। ये भी बड़ी अच्छी गजल। अच्छा। साहब वो थेसिस तैयार है, वो हम जमा करें तो पीएचडी आपके नाम से। ये शेर है कि पर मेरे इश्क के लग जाएं दीवाना हो जाऊं, वाह, पर मेरे इश्क के लग जाएं दीवाना हो दीवाना हो जाऊं, जाऊं, मैंने सोचा था कि एकदम से फसाना हो फसाना जाऊं, हो जाऊं। वाह, मैंने सोचा था कि एकदम से फसाना हो फसाना जाऊं, हो जाऊं। आप कहिए तो चलूं दश्त की सहरा की तरफ, वाह आप कहिए तो चलूं दश्त की सहरा की तरफ, और अगर कहिए तो दरिया को रवाना हो जाऊं, वाह वाह और वाह, अगर कहिए तो दरिया को क्या को रवाना हो रवाना हो जाऊं। जाऊं, क्या जबात, क्या बात, वाह वाह और ये शेर है कि क्यों भला उसको सरे शाम ये जहमत दी जाए, वाह क्यों भला उसको सरे शाम ये जहमत दी जाए, क्यों न मैं खुद ही जरा चल के निशाना हो जाऊं, क्या बात है, वाह वाह क्यों वाह। न मैं खुद ही, बहुत फिर शुक्रिया, सुनाया साहब, क्या शेर हुआ, वाह 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 क्यों भला उसको सरे शाम ये जहमत दी जाए, वाह क्यों न मैं खुद ही जरा चल के निशाना हो जाऊं। वाह और ये शेर देखिए कि रब्त है उसको जमाने से बहुत सुनता हूँ, वाह, रब्त है उसको जमाने से बहुत बहुत सुनता सुनता हूँ, हूँ, कोई तरकीब करूं मैं भी जमाना हो जाऊं, कोई तरकीब करूं मैं भी जमाना हो जाऊं। जमाना हो जाए। और आखिरी शेर है के करवटें लेते हुए रात गुजर जाए तो क्या, वाह, करवटें लेते हुए रात रात गुजर गुजर जाए तो जाए तो क्या, क्या, सुबह होते ही मोहब्बत का तराना हो जाऊं, वाह वाह वाह, सुबह होते ही मोहब्बत का मोहब्बत का तराना तराना हो हो जाऊं। जाए। आपको और वार्म अप तो कर दिया साहब, अब अपनी पसंद की गजल सुनाए। अच्छा अच्छा, नज्म एक सुनाऊं क्या। नज्म सुनाइए। जी हाँ, अरशद भाई ने नज्म की फरमाइश की। वही गजल नज्म सुनाता हूँ जो वो कोविड वाली, हमने हाँ। आज जहाँ वो जी हाँ, मजदूर सब जा रहे थे ना, हाँ बहुत अच्छी नज्म, बिल्कुल उसका सुनाइए। उन्वान है जी, हमें घर अपने जाने दो। वाह ये नज्म शुरू होती है, हमारा नाम कौसर मजहरी है, हमें मजदूर कहते हैं हमें घर अपने जाने दो। वाह, हमारा नाम कौसर मजहरी है, हमें हमें मजदूर कहते हैं हमें घर अपने जाने दो। वाह, यहाँ शहरों में हम भूखे मरेंगे, यहाँ शहरों में हम भूखे मरेंगे, बनेंगे। हमें रोको नहीं टोको नहीं जाने दो अपने घर। हमारा नाम कौसर मजहरी है, हमें मजदूर कहते हैं। ये कुछ सामान सर पर बोरियों में दोष पर बच्चे, ये कुछ सामान सर पर बोरियों में दोष पर बच्चे, हमारे साथ चलती और घिसटती घर की इज्जत यानी बीवी, वाह वाह वाह, हमारे साथ चलती और घिसटती घर की इज्जत यानी बीवी। ये, नहीं ताकत है चलने की मगर सड़कों पे आए हैं, वाह नहीं ताकत है चलने की मगर सड़कों पे आए हैं। वाह, कहीं कोई सवारी मिल गई तो ठीक है वरना यूं ही पैदल चले जाएंगे अपने घर। वहीं गांव में गेहूं धान सब्जी सब उगाएंगे, मजे ले लेके खाएंगे। यहाँ शहरों में मालिक ने कहा है अब तुम्हारा काम ही क्या, यहाँ शहरों में मालिक ने कहा है अब तुम्हारा काम ही तमाम क्या। ही क्या, यहाँ तो कारोबार जिंदगी बिल्कुल मुकफ्फल है, तुम अपना रास्ता देखो। वाह, यहाँ तो कारोबार जिंदगी बिल्कुल मुकफ्फल है, तुम अपना रास्ता देखो। सो हमने रास्ता देखा है और सड़कों पे आ निकले, यहाँ का रंग देखा है। उसके बाद आगे है कि जमी से आसमां तक बस खला है, यहाँ से जमी से आसमां तक बस खला है, न गेहूं है न गेहूं से बनी रोटी, कि देखे आसमानों की तरफ तरफ हम भी मनो सलवा उतर आए।
हमारे पेट के अंदर हैं आतें, अकड़ती जा रही हैं, सूख जाएंगी अगर हम घर नहीं पहुंचे। हमारा नाम कौसर मजहरी है, हमें मजदूर कहते हैं, हमें घर अपने जाने दो। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी नज्म, ये जिंदा उसी नज्म, वाह वाह वाह। उसी बिल्कुल वो वक्त का है। तासुर, 2-3 साल हो गए मगर वो तासुर साहब अभी भी बिल्कुल ग्रिपिंग है, अब बिल्कुल पकड़ वो गया। वायरस का जो असर था, उसको एक छोटी सी नज्म है, ये देखिए। जी 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 सर। गैर मरई ताकत, हम्म इसका उन्वान है। हम्म। ये क्या गैर मरई सी ताकत है जिससे सभी के सभी डर गए। वाह। ये क्या गैर मरई सी ताकत है जिससे सभी के सभी डर सभी गए डर हैं, गए हैं। घरों में छुपे हैं, मगर घर में रहते हुए भी हमेशा ही हाथों को धोते ही रहना। अजब खौफ है कि वही गैर मरई सी ताकत जो कोरोना वायरस से मौसूम भी है, सभी उसकी ताकत के आगे झुके हैं। वाह यही सोचना है कि सारी अकड़फू कहाँ है, वाह। यही सोचना है कि सारी ये अकड़फू कहाँ कड़फू है। कहाँ है। जो जिस्मो जसामत की ताकत है फानी है, बहुत प्यारे मासूम लोगों बस इतना समझ लो, अगर गैर मरई सी ताकत हो मद्दे मुकाबिल, तो तुम भी किसी गैर मरई सी ताकत से रिश्ता बना लो। वही गैर मरई सी ताकत जो जिस्मो जसामत से अक्सर मुअर्रा है, तुम अपनी जबान में जिसे अपना रब मानते हो। वाह 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 वाह। बहुत तब क्या शुक्रिया। बात, बहुत अच्छी नज्म, बहुत अच्छी। ये चेहरा है गुल है, ये गुलशन है क्या है। अरे ये कहाँ से आ गई? ये गजल तो याद होगी, क़िबला आता हूँ। याद नहीं है लेकिन है इसी में। हाँ, ये हमारे एक दोस्त हैं, इमरान अंदलीब को जानते होंगे, हाँ हाँ। अलीग हैं वो भी। जी। उनको पूरे मजमूए में यही गजल पसंद अच्छा अच्छा। है। अच्छा अच्छा। चलिए सुना नहीं देता हूँ। बड़ी अच्छी है, मुझे भी बहुत पसंद आई। ये म्यूजिक पे गाने वाली बल्कि ज्यादा अच्छी है। या मुतरन्नम, मैं बोलने जा रहा था, बड़ी मुतरन्नम गजल। तो ये है कि ये चेहरा है गुल है, ये गुलशन है क्या है। ये चेहरा है गुल है, ये गुलशन है क्या है, सवेरा है शबनम है दर्पण है क्या है। क्या है, वाह चली है ये खुशबू तेरे गेसुओं से, वाह। चली है ये खुशबू तेरे तेरे गेसुओं गेसुओं से, से, तेरी याद है तेरा दामन है क्या है, तेरी याद है तेरा तेरे दामन है दामन क्या है है। क्या है। किरण हुस्न की छन के आने लगी है, वाह। किरण हुस्न की छन के बन के आने आने लगी है, लगी है, ये पर्दा है आंचल है चिलमन है क्या है। क्या है, वाह वाह पर्दा है खूबसूरत। आंचल है चिलमन है चिलमन क्या है है। क्या है। नजर झुक रही है खामोशी है लब पर, नजर झुक रही है मोशी खामोशी है है लब लब पर, पर। हया है अदा है कि अनबन है क्या है। वाह 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 वाह। नजर झुक रही है खामोशी है लब पर, हया है अदा है कि अनबन है क्या है। ये शर्म और तबस्सुम ये आंखों में काजल, वाह। ये शर्म और तबस्सुम ये ये आंखों में आंखों में काजल, काजल। अदा है कली है कि बचपन है क्या है। वाह 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 अदा है कली है कि बचपन है क्या है। और ये शेर के अकेले में ये फूटती नगमगी सी, वाह। अकेले में ये फूटती टूटती नगमगी सी, नगमगी सी। ये आहट है कोयल है धड़कन है क्या है। वाह 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 वाह। शुक्रिया। बहुत अच्छे अकेले में साहब। ये फूटती नगमगी सी, ये आहट है कोयल है धड़कन है क्या है। क्या है। और मख्ता है कि नमी है फजाओं में कौसर जी कहिए, हम्म। नमी है फजाओं में कौसर जी कहिए, ये गेसू है बादल है सावन है क्या है। क्या है, ब्यूटीफुल, ये बहुत गेसू अच्छे। है बादल है सावन है क्या है। तो ये क्या है का तो कोई जवाब ही नहीं जी हाँ, है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। देखिए हजरत उमैर मंजर साहब जी जी लखनऊ के दरीचे से देख रहे हैं, जी जी। और ये गजल का इंतजार कर रहे थे, आपने जब ये गजल निकाली तब आए हैं। तो मेरे ख्याल में उमैर मंजर भाई, इस प्रोग्राम को आप जरूर देखें बाद में, क्योंकि यू हैव मिस्ड अ लॉट, बहुत सारी चीजें इसमें छुट्टी हैं। तो जनाब ये चंपारण से चलकर जामा मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली, और कनाडा। खुद को कामयाब तस्वुर करते हैं आप। हाँ बिल्कुल। और अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान है वाह। कि बहुत छोटी सी जगह, कहना चाहिए कि गांव की ज़िंदगी, और वहाँ से निकल के पटना। और जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि साइंस भी पढ़ी, और साइंस भी पढ़ी और
किसी ज़माने में कुछ साइकोलॉजी भी, सोशियोलॉजी भी, एग्रीकल्चर भी। कमीशन का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने एग्रीकल्चर भी रखा था, चूँकि बॉटनी से वो मेल खाता था पर्चा। हम्म, तो फ़ारसी मैंने रखा था, फ़ारसी बतौर एक पर्चा के, वो पेपर भी था, फ़ारसी में थोड़ी दिलचस्पी रही थी। तो ये सिलसिला शुरू हुआ तो साइंस का फ़ायदा ये हुआ कि थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी के साथ मतन को पढ़ने का तरीका आया, हाँ। और अपनी बात को कतइयत से कहने का भी एक अंदाज़ जो कहना चाहिए, थोड़ी बहुत जो चीज़ आती है वो साइंस की वजह से नज़र आती है। और ये भी मैं बाकी बता दूं कि मैंने जो साइंस शुरू में पढ़ी उर्दू मीडियम में पढ़ी, वाह है ना। जौहर, सालमा और ज्योमेट्री भी, मान लिया कि अली बे जीम एक मुसलसल है, वाह मुसल्लस है, वाह। तो कायदा कुतुर और उमूद और ये सारी चीज़ें मुझे याद है अभी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी मुझे याद है उर्दू में अभी तक। वक्त होता तो मैं सुना देता आप। तो ये सिलसिला यानी आगे क्यों नहीं बढ़ा, लोगों ने इसको छोड़ क्यों दिया? यानी नहीं, ये किसने, मतलब उर्दू में मैंने अली पढ़ा भी था। याद। हम्म। हाँ, लेकिन उर्दू में अब तो कहाँ उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। लेकिन ये सच्ची बात ये है कि साइंस को भी, जैसा कि जामिया उस्मानिया ने जो काम किया था, और वहाँ के पुराने ज़माने में बहुत से लोग उर्दू में पूरा एमबीबीएस करते थे। हम्म। एमबीबीएस का पूरा कोर्स करते थे उर्दू ज़बान। वाह। जामिया उस्मानिया ने वो पूरा उसका जो निसाब है तैयार किया था। लेकिन अब वो सिलसिला ख़त्म हो गया, उर्दू की तरफ हमारा ज़हन भी नहीं जाता। लेकिन बातें समझ में आती है उर्दू में, हम्म। जाहिर है ना। हर अमल के खिलाफ और मसावी रद्द-ए-अमल होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। है। तो अंग्रेजी वाला तो कम समझ में आता था, आज भी कम समझ में आता है, लेकिन उर्दू में जो चीज रटी थी बाद में समझ में आ गई। मुझ में आने लगी बिल्कुल। हाँ हम्म। उमर मंजर भाई सलाम कह रहे हैं आपको लखनऊ से, और सरवत खान साहिबा देख रही हैं उदयपुर से, और जी कह रही जी हैं कि जी, हमारी पसंद के नक्काद हैं कौसर साहब, अल्लाह सलामत रखे, आमीन। बहुत शुक्रिया, आमीन। तो तो जनाब, जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? जिंदगी से कोई गिला नहीं, दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे भी कुछ न कुछ, यानी हर आदमी जैसे फेस करता है, वो कुछ बातें घर में, कुछ घर से बाहर, कुछ दोस्तों से, अहबाब से नबर्द आजमाई, कुछ पीछे रह के, कुछ सामने आकर के। थोड़ी सी आदत मेरी रही है कि बरमला इजहार करता हूँ। लोग इंतज़ार करते हैं, यानी ड्राइंग रूम में बैठ के तो शिकायतें करते हैं उर्दू के हवाले से। जैसे आज जितनी ख़राब सूरत हाल है, हमारे जो इदारे हैं उर्दू के, उर्दू एकेडमी हो या कौमी कौंसिल हो, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। मैंने एक दो लाइन उस पर लिख दी थी, उस पर कुछ लोग नाराज़ भी हुए, लेकिन एक भी उर्दू का प्रोफेसर ऐसा नहीं था जो खड़े होकर कह रहा हो कि कौसर मजहरी ने जो बात कही है कौमी ठीक है। कौंसिल के हवाले से वो सही कही। जबकि पुराने ज़माने में मैंने तो देखा है और सुना है लोगों को, खलीक अंजुम हो या और भी जो दूसरे लोग थे, आए के गुजराल से मिल रहे हैं, फलां के पास जा रहे हैं, वो वफ्द लेकर के, डेलीगेशन लेके उर्दू के हवाले से। आज हमको इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें मिलती है, लेकिन हमें फिक्र नहीं होती कि उर्दू एकेडमी को आम आदमी पार्टी की जो हुकूमत है वो कर क्या रही है। वहाँ 32-35 सीटें खाली पड़ी हुई हैं, आज तक वहाँ बहाली नहीं हुई। कौमी कौंसिल में जो इस बार का वो था, वो दिया नहीं गया बजट। कितना बड़ा नुकसान उर्दू वालों का, कौन आवाज़ उठाएगा। तो सूरत हाल बहुत ख़राब है, हम सबको मिल के सोचना होगा। हम लिखने तक को तैयार नहीं। ऐसा लगता है कि हमारी नौकरी चली जाए, अरे जाने दो भाई। उर्दू की रोटी खा रहे हैं तो उर्दू के लिए दो लफ्ज़ बोल तो दो, लिख तो दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है ज़रा सा, इसकी वजह से मैं ज़रा सा नरगे में रहता हूँ कभी कभी, लेकिन इसकी परवाह कतई नहीं। और गिला भी नहीं, बिल्कुल। आपने सवाल किया था गिला, गिला तो बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कभी कभी अल्लाह ने मुझे कुछ ज़्यादा नवाज दिया, शायद मैं इस लायक नहीं था। वाह। हम्म। जी जी। मोहतरम जिगर कौसर मजहरी भाई, आपका अमीक़ दिल से शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना कीमती तनकीदी वक्त दिया, बल्कि बस अदब शनासी और सुखन फहमी में हमारी मजीद जानकारी, मजीद मुझे आज जानने को मिला। कोई अहम बात रह गई हो तो बिला तकल्लुफ बता सकते हैं। अहम बात मैंने बाद में ही कही है कि उर्दू ज़बान का जो मामला है वो
हम रोना रोते रहते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों में उर्दू मुंतकिल नहीं कर रहे हैं। ये अफसोसनाक पहलू है। जी। और मैं बार-बार घूम करके ये बात और घूम फिर करके जिसको कहते हैं कि सिर्फ़ हर्फ़शनासी काफ़ी नहीं है। आप किसी न किसी लेवल तक बेटे को आप डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनाएँ, लेकिन उसे उर्दू एक पर्चे के तौर पर ज़रूर पढ़ाएँ। वरना सूरत-ए-हाल ये है, और मैंने देखा है और देख रहा हूँ कि उर्दू की किताबें घर से निकाल के फेंकी जा रही हैं। उनकी औलादें निकाल रही हैं। कोई उस असासे को सँभालने वाला नहीं है। उर्दू से मोहब्बत करने के लिए उस ज़बान के करीब आपकी ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को लाएँ। वरना आप अगर राइटर हैं, आप मुसन्निफ़ हैं, शायर अदीब हैं, तो आपकी चीज़ें यानी कबाड़ी वाला लेकर जाएगा या कोई भी अनजान आदमी लेके जाएगा, बेच देगा। आपके घरवाले, बेटे, बहू या आपकी बीवी खुद बेच देगी, वो 8 आने ₹1 ₹2 किलो के हिसाब से। बिल्कुल। तो ये बहुत अहम बात है, इसी पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि उर्दू को बचाना आज के ज़माने में जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, वो बड़ा बहरानी दौर है, और हम सबको खड़े होकर के सोचना तो पड़ेगा ही। आप कहीं न कहीं बहुत आसूदा हाल है, लेकिन उर्दू की वजह से आसूदा हाल है। तो उर्दू के बारे में, उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में जो कुछ कर सकते हैं, अपनी सतह पर करें। और गरीबों के लिए दूसरी बात, चूँकि मैं ज़रा-सा जुड़ा हुआ हूँ, तो जो जहाँ है, 1 बच्चे को, 2 बच्चे को 300-400 रुपये फ़ीस अगर दे सकते हैं, किसी गरीब बच्चे को आप पढ़ा लीजिए। और और दूसरों को, हम अपने बच्चों को बड़े से बड़े स्कूल में, हाई-फ़ाई स्कूल में भेज देते हैं, लेकिन आपके बगल में या आपके यहाँ काम करने वाली जो आती है, कभी आपने पूछा कि आपका बेटा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? ये लो 300 रुपया अलग से मैं दे रहा हूँ, उसको पढ़ाओ, कहीं नाम लिखाओ। ये किताबें खरीद लो, कॉपियाँ खरीद लो। ये कौन करेगा भाई? हमें करना पड़ेगा। हमें करना पड़ेगा। हमारे मुआशरे में जो बार-बार ये कहते हैं कि ग्राफ बहुत तालीम का गिरा हुआ, ये दोहराने के लिए, माइक पर आके तकरीर करने के लिए नहीं है। आप ग्रास रूट लेवल पे कर सकते हैं। हम कीजिए, हाँ। 5 बच्चों को, 1 बच्चे को पढ़ा लो, हम्म। कुछ तो करना होगा। असलम जमशेदपुरी भाई देर से आए, मगर आपको और हमें सलाम कह रहे हैं, मुबारकबाद कह रहे हैं। ये माजरत मेरी तरफ से कोताही हुई। मैं इतने सवालात थे और इतने कमेंट्स पढ़ना पड़ रहे थे कि ये हाँ, सबसे नहीं, इम्पोर्टेंट सवाल था जो कि रह गया। हालांकि तस्वीर तो हमने निकाल ली थी। उसके बारे में थोड़ा सा बताते चलें कि ये जो प्रोजेक्ट आप गांव में कर रहे हैं, ये स्कूल है, क्या नाम है इसका, ये जरूरी है जानना। जी। हाँ, वो मज़हर फाउंडेशन इंडिया के नाम से दिल्ली गवर्नमेंट से वो रजिस्टर्ड है। जी। और यहाँ 2-3 सेमिनार भी मैंने कराए थे। हम्म। लेकिन ये मुझे लगा कि ये काम ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो गाँव में उसकी ज़रूरत महसूस की गई। वो तो यहाँ भी है, झुग्गियों में काम करने का है, यहाँ भी करूँगा इंशाल्लाह, लेकिन वहाँ गाँव में मुझे लगा कि वो ज़्यादा मेरा हक है या जरूरी उन लोगों है। का हक मुझ पर है। हम्म। तो मैंने 6 साल पहले ये काम शुरू किया था। अ, अब वो बच्चे छठी 7वीं जमात में चले गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, जो दिन भर बकरियाँ चराते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, गाली गलौज करते रहते थे, उनके गार्जियन के पास यानी 50 रुपये देने की भी सकत नहीं है, वो पढ़ा नहीं सकते थे। ऐसे बच्चों को लेकर के मैंने काम शुरू किया। तो वो छोटे पैमाने पर, वो सनडायल स्कूल के नाम से अच्छा। चल रहा है, सनडायल स्कूल के नाम से। चंपार वही गांव में। गाँव में ही चल रहा है। जी, जी। अच्छा। तो तो टीचर्स जिसके हैं वो जी, जी। टीचर लोकल हैं या आप लोकल ही है। वही एक स्कूल पहले से चल रहा है, इंडियन पब्लिक स्कूल। मास्टर जमशेद अंजुम वो स्कूल चलाते हैं। हम्म। तो ये बच्चे उनके हवाले हैं। अच्छा अच्छा यानी इसको उसमें ज़म किया हुआ है, उसकी फीस वगैरह मैं देता हूँ। अच्छा अच्छा। किताबें, कलम जो भी खर्च है, वो मैं देता हूँ, यानी फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। वो अपने स्कूल में इन बच्चों को शामिल करके पढ़ा रहे हैं, ये गुड। मैंने किया। हम्म। और इरादा ये है कि अलग से, अगर खुदा करे ये तौफ़ीक मुझे मिले और उसके लिए वसाइल भी पैदा हो जाए, अलग से मेरा इरादा है कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल कायम करूँ और हम्म। उनको बाज़ाब्ता आगे तक लेकर जाऊँ। ये हम्म। इरादा है इंशाअल्लाह। स्कूल प्राइवेट स्कूलों के मामले में हमारे अलीगढ़ के एक्स क्या कहेंगे उनके वाइस वाइस चांसलर। चांसलर, हाँ, वो भी कर रहे हैं काम मुख्तलिफ, मगर
मैं समझता हूँ आप जो कर रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है कि वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एक, मैंने किया हाँ है। उनके लिए एक चीज यहाँ दोस्तों को मैंने पहले भी वॉलंटियरिज्म की बातें बताई हैं, क्योंकि वेस्ट का मामला हमारे कनाडा में बहुत ज्यादा इसका अमल दखल है कि वॉलंटियर्स करते हैं, सीनियर हो या बच्चा हो, बच्चे के लिए स्कूल में जो पढ़ रहा है, या आप लोगों को कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे भी इसको जरूरी करना चाहिए कि कम्युनिटी सर्विसेज के तौर पे, कम्युनिटी जी लिविंग के तौर पे 40 घंटे की जरूरी है हाई स्कूल के बच्चों के लिए यहाँ, कि आपको 40 आवर्स कंप्लीट करके लाना है कि आपने अच्छा कहाँ वॉलंटियर का काम किया, किस स्कूल में गए, जी हॉस्पिटल में गए, किस अदारे के साथ काम किया। बच्चा है तो वो सीनियर सेंटर में जाके उसने काम किया, सीनियर सेंटर वाले उसके सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ भाई इसने 40 घंटे यहाँ लगाए। जी फिर जी उन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, बड़े इसमें खाना पीना और उसको इनामात और ये वो, उनके अंदर एक जज्बा भी हो, जज्बे के साथ जी उनको वो 40 पॉइंट भी मिल रहे हैं कि 40 घंटे का आपने पॉइंट लिया, तो वो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट यानी फाइनल रिजल्ट में वो शामिल होता है। जी 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 यूनिवर्सिटी लेवल में भी ये काम होना चाहिए। प्लस जो वॉलंटियर का काम है, बहुत से ऐसे अदारे हैं, क्रिश्चियन अदारे, जो पूरे अमेरिका कनाडा से लोग प्रोफेसर और राइटर और डॉक्टर जाते हैं यहाँ से, जो कि जाके वो 1 महीना या 2 हफ्ता या 1 हफ्ता लगाते हैं कि हम अपना वक्त वॉलंटियर कर रहे हैं, चाहे वो जी जी। डॉक्टर हो या टीचर हो, जाकर के पढ़ाना और ये करना। ये काम हमारे यहाँ क्यों नहीं? हाँ, ये बहुत दोस्त, कॉन्सेप्ट है नहीं। हाँ हाँ, बहुत कॉन्सेप्ट ये दोस्त, बिल्कुल नहीं है। हाँ। और मैं कभी कभी देखता हूँ कुछ मदरसे वाले, हम्म। कुछ उलमा जो है ना, वो इसमें ज्यादा आगे आ जाते नहीं, हैं। हाँ, उस लेकिन उलमा आते हैं माशाल्लाह, अच्छी बात है, अल्लाह उन्हें और ज्यादा तौफीक, तो मगर उनका नजरिया वही होता है कि साहब इस तरह से नहीं हम ठीक तबलीग है। का काम करें। हाँ। नहीं नहीं, तबलीग वाले के अलावा मैं बात कर रहा अच्छा हूँ। कुछ लोगों ने ये काम किया है, मेरी नज़र में है। अच्छा अच्छा, बहुत। स्कूल या उस तरह के बच्चे हैं, वो तालीम, वो ये नहीं कि वो लेकर सिर्फ मदरसे की जो तालीम है उसको लेकर के कर रहे हैं, वो भी काम हो रहा है। वो तो हम्म, पूरे तौर पर आप देखें तो मदारिस का जो निज़ाम है, वो तो एक तरह से रजाकाराना तौर पर ही चल रहा है। अगर मदारिस को माइनस कर दें हम्म, तो हमारे यहाँ जो तालीम का ग्राफ है और गिर जाए। हम्म। तो मदारिस की तरफ से ये खिदमत हो रही है, हमें शरीक होना चाहिए। आपने जो कहा रजाकार के तौर पर, वो काम हमारे यहाँ नहीं, हम लोग नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना चाहिए। जी खास तौर पे जैसे मैं जाता रहता हूँ, आपके इंडिया जाना हर साल जी होता है, अगर कोई ऐसा प्रोग्राम हो, मैं पब्लिक में ये बात बयान कर रहा हूँ कि अगर कोई प्रोग्राम ऐसा है कि कोई स्कूल है, कुछ है, तो अगर आप कहें कि भाई ठीक है, आप चंद दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए दानिश आपको आना है, आपको मेरे बच्चों के साथ, मैं करता हूँ ऐसा कि हम्म, कोलकाता में और इधर उधर कुछ स्कूल हैं जहाँ जा करके यानी ड्रामा पढ़ना है या कुछ करना उन बिल्कुल छोटे गरीब बच्चों के लिए, ये काम भी जी किया हमने। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के भाई आपको कुछ पढ़ाना भी है कि आके आप कुछ पढ़ा भी दें। हम्म, जी बाहर जी जितने लोग हैं, यानी वो कुछ अगर डॉक्टर है या साइंटिस्ट है या कुछ है, कि भाई आके आप कुछ वक्त दें यहाँ, वॉलंटियर करें हमारे बच्चों के साथ, तो ये काम मेरे ख्याल में होना चाहिए और ज्यादा मुनज्जम तरीके से। ये जी नहीं जी। हो रहा हमारे यहाँ नहीं, बिल्कुल। हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं। उर्दू उर्दू हम कर रहे हैं, उर्दू का मतलब मुसलमान जितने हैं उनके यहाँ बिल्कुल ये सब कुछ चीजें नहीं है, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो बहुत अच्छी, यानी हमने तनकीद पे तो बहुत बात की, मगर मेरे ख्याल में ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी जो आखिर में जी जी हुई, जी हाँ, कि ये सारी तनकीद जो है वो अल्लाह मियाँ हम लोगों से पूछेंगे कि तूने तूने क्या किया वहाँ। तो ये बहुत अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक दे कि ऐसे आमीन। काम को, ये सोशल वर्क जो है, इसको भी थोड़ा सा करें हम लोग। तो दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया कि हर शंबा की शब सैटरडेज आप हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं और साथ ही अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अजीज़ों, उस्तादों और उर्दू के ताज़ा दम शाह सवारों को आवारगी पे राग़िब किया करें। साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें, ताकि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग जले तो तादेर रोशन रहा करता है। अगले हफ्ते मार्च 4 2023 हमारी माया नाज मेहमान होंगी अलीशा खान, हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर। जरूर शरीक हों। जिन जो लोग आज बिल्कुल थक गए कौसर मजहरी साहब की बोरिंग बालिग और बोरिंग बोरिंग बहुत ही थका देने वाली, बल्कि ख्याल इसके ऊपर जहन पे कुछ काम करने का जो इन्होंने होमवर्क दिया है आप सबों को, उससे थोड़ी सी राहत के लिए
यह है कि वो काम अच्छी तरीके से आप करें। इसके लिए आइए कुछ गज़लें भी सुनेंगे। तो इसके साथ ही अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। बहुत शुक्रिया। तो जनाब एक सेकंड में जरा दुकान बंद कर दूं। बंद कर लो। लीव। दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथी, उनके बहुत सारे सवालात हैं जो कि हमारे अरसलान भाई के हवाले से है। तो वो लोग इनबॉक्स मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कोलकाता के कुछ साथी हैं और खुसूसन कनाडा के कुछ साथी हैं, तो जिनके मैं तफसीली बात बाद में करूंगा, या कोई प्रोग्राम इस हवाले से करूंगा कि अरसलान भाई का भी इंटरव्यू एक हो और वो अपनी बातें सामने रखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम, खुशबाश।